और दूसरा सत्र आज का हमारा आरंभ करते हैं हम। तो दूसरे सत्र में आज कविता का पाठ हो रहे हैं और कविता का पाठ आदरणीय श्री पवन कुमार सर हरिद्वार उत्तराखंड से मैं सादर निवेदन करती हूँ कि आप अपनी कविता के साथ इस युवा मंच पर सादर आमंत्रित है। आप आए और आपके आज के जो कविता के 4 भाग है, जीवो जीवस्य जीवनम। तो उनमें भाग 4 है, 1, 2, 3, 4। तो आज वो अपनी कविता का प्रस्तुतिकरण, सादरीकरण हमारे साथ कर रहे हैं। तो मैं आदरणीय श्री पवन कुमार सर को इस योगार मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ। जी नमस्कार सभी को। और नमस्कार। नमस्कार रंजना जी, धन्यवाद। और ये हमारे साथ अंकित मालू जी जुड़ गए हैं। अंकित मालू जी शायद नहीं है सर, मुझे एक बार उनको कर लीजिए। मैं। तब तक मैं शुरुआत करूंगा, मैं तब तक के बातचीत करना शुरू करता हूँ। एक बार आप जी उनको रिमाइंड कर लीजिए और उनको जोड़ दीजिए। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तब तक आप अपना थोड़ा सा कविता के बारे में बताइए, मैं जोड़ देती हूँ। जी सबको नमस्कार। और ये कविता का जो पाठ हो रहा है, ये आज मेरी 5वीं कविता है इस मंच पर। और मैं सभी साथियों का बहुत आभारी हूँ। उन्होंने मेरी 4 अभी तक के कविताएं सुन ली हैं, झेल ली हैं, और मुझे आशा है कि उसमें से कुछ चीज़ें ज़रूर फ़ायदेमंद होंगी। और आज का जो कविता है उसमें एक नया आयाम ये जुड़ा हुआ है। जब तक कि अंकित मालू जी नहीं आते हैं तब तक कि मैं इसका एक बैकग्राउंड देता हूँ। बैकग्राउंड ये है कि पिछले शनिवार को ही जब अंकित मालू जी इस मंच पर आए थे, उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था जो ये आज की कविता का शीर्षक है। वो शीर्षक है जीवो जीवस्य जीवनम। और उन्होंने काफ़ी डिटेल में सारी चीज़ों को बताया था। और उसी के ऊपर मैंने ये जो लिखा हुआ है उसको उसी पर ही आधारित है। जो उन्होंने कई सारी चीज़ें बताई हैं, उनमें से भी कुछ शब्द उसमें से भी लिए गए हैं। और इसलिए मैंने आज सोचा था कि मैं अंकित मालू जी के सन्मुख उनकी जो उन्होंने जो बात कही थी उनमें से कुछ चीज़ों को अगर वो बोलेंगे, वो बताएंगे जो उन्होंने की है। हाँ, तो जुड़ गए हैं हमारे बीच में अंकित जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंकित जी। ये आज की कविता ये आपके पिछले सप्ताह के जो आपने बातचीत की थी उसी पर ही आधारित है। और मैं उसी की बैकग्राउंड पर ही आ रहा था कि जीवो जीवस्य जीवनम को आपने बहुत ही प्रमुखता से यहाँ पर बताया था। और उसी के जब आप अपनी बात कह रहे थे तो मैं आपकी बात का नोट्स ले रहा था, और नोट्स लिख करके मैंने आज इसको कविता के रूप में करने का प्रयास किया है। तो आज आप मेरी कविता के जज हैं। जैसा कि मैं कल भी कह रहा था, आप जजमेंट करेंगे और इसमें सुधार करने का भी प्रयास करेंगे कि इसमें क्या सुधार कम कर सकते हैं। कविता जीवो जीवस्य जीवनम को आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया था कि इसका अर्थ है कि एक जीव दूसरे जीव के ऊपर का भोजन है। इसको वैज्ञानिक और दार्शनिक रूप से दोनों तरह से समझा जा सकता है। तो इसकी मैं शुरुआत करूंगा। पहला भाग जीवो जीवस्य जीवनम का है, और हर एक भाग के पश्चात मैं अंकित मालू जी के कमेंट्स भी ले लेंगे बहुत ब्रीफली। और उसके बाद फिर हम बाद में जब कविता पूर्ण हो जाएगी तो फिर बाकी सभी लोग अपने कमेंट्स दे सकते हैं। लेकिन इस कविता में मैंने एक नयापन ये किया है, इसमें मैंने एक प्रश्न पूछा है। एक प्रश्न से शुरुआत की है, एक हाइपोथेसिस से शुरुआत की है। इस चीज को शायद डॉक्टर रोशन लाल राउत जी इसको और अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि हाइपोथेसिस का किसी भी रिसर्च में कितना महत्व है, या प्रश्न का कितना महत्व है। तो मैं उसी से ही शुरुआत करता हूँ जो पहली है। कविता की शुरुआत करने से पहले भी हाइपोथेसिस है, और हाइपोथेसिस के भी जो शब्द हैं वो अंकित जी से ही लिए गए हैं। मैं शुरुआत करता हूँ। प्रकृति के प्रदूषण से उसमें आने लगी है दुर्गंध, क्या करें जिससे हम
फिर से भर दे सुगंध। आपने पिछली बार अंकित जी ने सुगंध और दुर्गंध की व्याख्या की थी, उसी इसको मैंने टेकअप किया, उसी को मैंने कुछ शब्द इसमें लिख दिए। बड़े राइमिंग वर्ड से सुगंध और दुर्गंध बहुत सिंपल तरीके से किया। अब मैं शुरुआत करता हूँ भाग 1 से। कविता का भाग 1 है जीवो जीवस्य जीवनम। और ये हमारी जैविक खेती, प्राकृतिक खेती की जो हम बातचीत कर रहे हैं उसी पर ही हमारा आधारित सारा का सारा चीज हमने लिखी है। इसमें लिखा है धरती को भोजन दो और बढ़ाओ उसका पाचन। पाचन शब्द का भी इस्तेमाल अंकित जी ने किया था। धरती की ताकत बढ़ेगी, जबरदस्त होगा उत्पादन। 1 ग्राम मिट्टी में 3 करोड़ सूक्ष्म जीवों की ताकत का एहसास। शरण दो, भोजन दो, मत उड़ाओ इनका उपहास। इनका मजाक नहीं उड़ाना है, ये तो छोटा है, ये कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, तो इसका उपहास नहीं उड़ाना है। प्रकृति की नैनो टेक्नोलॉजी में छिपे हैं सारे राज। छोटे छोटे जीव का जीवन ही करता है सारे काज। छोटे छोटे जो जीव हैं, चाहे हमारे गट में बैक्टीरिया की हम बात कर रहे हैं, माइक्रोबायोम की बात कर रहे हैं, या सूक्ष्म जीवों की बातचीत कर रहे हैं, तो सारे काज वही कर रहे हैं। गौ माता, मधुमक्खी और केंचुआ की है उपलब्धि। पृथ्वी, नभ और पाताल तीनों लोकों के हैं प्रतिनिधि। इनकी उपलब्धि है कि अभी हम इनका ये प्रतिनिधि के रूप में हम इनको मान रहे हैं, और इसके बारे में मैं आगे चर्चा भी करूंगा। इनको ही आधार मानकर कर लो शुरुआत। बाकी बहुत सारे करोड़ों लाखों जो है उनकी हम बात नहीं कर रहे हैं। तो इन्हीं 3 प्रतिनिधियों की को आधार मानकर कर लो शुरुआत। जीवो जीवस्य जीवनम का रहस्य भी हो जाएगा याद। ये मेरा पहला भाग है, और अब ये भाग खत्म हो गया है। अंकित जी, बहुत आप कुछ कमेंट्स, आपके कोई सजेशंस, और हम सबके कमेंट्स एक बाद में सबके साथ लेंगे। अंकित जी। सदन को सबको मेरा प्रणाम, और पवन जी को भी मेरा प्रणाम। अद्भुत, अकल्पनीय, विश्वसनीय आपका जो कविता का पाठ है। देखिए, कविता का पाठ अपने आप में एक बहुत अंतरात्मा से निकलती चीजें हैं। मन को शांत करके हमें ये पाठ करना पड़ता है, और आपने मेरी कविता से इतना सुंदर कविता का पाठ आपने किए, और इससे आने वाले समय लोगों को जो प्रेरणा मिलेगी, इस कविता को मैं भी लिख के इसका भी पाठ मैं भी वर्णन करूंगा कि एक उसके द्वारा कि हमारे उसमें एक ऊर्जा का प्रवाह बहुत अच्छा हो गया है कि अरुण अरुण गगन पर महाप्रगति का मंगल गान उठा, करवट बदली, अंगड़ाई ली, सोया हुआ हिंदुस्तान उठा। इसी के साथ मैं आपको प्रणाम करता हूँ। बहुत अद्भुत। जी जी, धन्यवाद। अब मैं भाग 2 की तरफ बढ़ रहा हूँ। भाग 2 है तीनों लोकों के प्रतिनिधि, जिसकी हमने चर्चा की थी। तो पहले हम बात करते हैं केंचुए के ऊपर, और केंचुए के ऊपर भी आपने जो बात कही थी उसको भी मैंने इसको लिखा है। धरती माता के पोषण से केंचुआ भी पाताल से निकल जाएगा। अब ये तो धरती में है, वो पाताल से निकल जाएगा। अपनी चोंच से वह मात्र चट्टान से पोषक तत्व धरती पर ले आएगा। पिछली बार आपने कहा था 10 फुट नीचे से जाकर के, तो मैंने सोचा वो कैसे लाएगा, तो मैंने उसमें नाम दे दिया चोंच। हालांकि उसकी चोंच नहीं होती है, चोंच तो पक्षी की होती है। तो चोंच से वो मात्र चट्टान की बात आपने कही थी, वो सारे शब्द आपके ही हैं। इसलिए भी कहलाता है, इसलिए भी केंचुआ कहलाता है माटी का इंजीनियर। इंजीनियर कहते हैं इसको। केंचुआ बनाता है सुरंग, इसको खुश रख पाताल मार्ग है संवारना। इसको जरा सी मुझे और सही करना है। तो ये इसकी जो सुरंग बनती है, इसको हम पाताल मार्ग कहाँ जहाँ पर जाता है 10 फुट नीचे जाता है, उसका पाताल का मार्ग को हम संवारेंगे, तब जाकर के हम उसको इंजीनियर वो अपना काम अच्छी तरह से कर पाएगा। अगला जो है हमारा प्रतिनिधि वो है गौ माता। गौ माता को भी नमन कर लेना है आशीर्वाद। इतने सारे देवताओं का भी मिलेगा साथ। एक ही को आपने कर लिया तो बाकी देवताओं का भी तो साथ मिलेगा। गाय के गोबर और गौमूत्र में भी लगने लगा है हाथ। पहले नहीं लगा रहे थे, अब ज्यादा लगाने लग गए हैं। बैक्टीरिया कवक जीवी को मिलता भोजन, आता है जीवन में उल्लास। उनके जीवन में तो कम से कम उल्लास आ गया, उनको भोजन मिल गया। तो जो छोटे छोटे जीवाणु हैं उनके जीवन में उल्लास आ गया है। अब उस उल्लास को कहाँ दिख रहा है? इस उल्लास को जब बाकी जीव देखते हैं पास, जब बैक्टीरिया और कवक जीवी नाचते हैं और उल्लास के साथ रहते हैं, उनको भी प्रकृति पर होने लगता है विश्वास। उनको विश्वास होने लगता है कि हाँ, ये काम कर रहे हैं, ये खुश हैं,
तो इनके जीवन में उल्लास आ रहा है तो उनको प्रकृति पर विश्वास हो जाता है। अगला अगला जो भाग है वो है, अगला जो प्रतिनिधि है वो है मधुमक्खी। मधुमक्खी भी उठा रही है प्रकृति का बोझ। छोटी सी मधुमक्खी है, वो प्रकृति का बोझ उठा रही है। कहाँ-कहाँ से ढूँढ कर करती है परागन की खोज। कहीं-कहीं से जाती है, वो अपने परागन की खोज करती है। मधुमक्खी मेहनत कर रही है लगातार, लगातार मेहनत करती है। इसके बल पर ही हो जाती है खेती 25 बार। 25 बार मतलब 25% जो आपका उत्पादन मधुमक्खी के बल पर होता है, परागण के बल पर होता है, तो 25 बार मैंने लिखा, मैंने 30 बार नहीं लिखा, मैंने 20 बार नहीं लिखा, मैंने बीज का लिया, मैंने कहा 25 बार ऐसा इसका हो जाता है। ये मेरा तीनों लोकों के प्रतिनिधि का अगला जो चैप्टर है वो अब समाप्त हो गया है। अंकित जी। जी ओम, बहुत सुंदरता से आपने इस चीज़ों को रखे कि हमारी प्रकृति माता, हमारी धरती माता और हमारी मधुमक्खी, जो कहते हैं अगर मधुमक्खी इस दुनिया से खत्म हो जाए तो दुनिया बचेगी नहीं। और गौ माता जो साक्षात ईश्वर का रूप है, 33 कोटि देवी देवता है उन पे विराजमान है। और गौ माता, जो मैं शुरू से कहता हूँ कि जो हमारी गौ माता है, ना जंगल उनका घर है, ना रोड उनका घर है, किसान का घर ही उनका घर है और वो हमारी माँ है। उनके गोबर, गौमूत्र, दूध में वो सब सूक्ष्म जीवाणु हैं जो जीवन को चरितार्थ करते हैं और हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। वो पूरे सूक्ष्म जीवाणु प्राकृतिक तौर पे हमारे गौ माता में पाए जाते हैं और हमने जो आज रसायन डाल के उस सबको खत्म कर दिया है। तो गौ माता एक ऐसी शक्ति है जो फिर से हमारी धरती को पुनर्जीवित कर सकती है। बहुत अद्भुत वर्णन तीनों शक्तियों का आपने, मैं फिर से आपको प्रणाम करता हूँ, बहुत अद्भुत। धन्यवाद अंकित जी। अब हम भाग 3 की तरफ चलते हैं। भाग 3 है जीवों का रिश्ता नाता। हमने प्रतिनिधि के रूप में तो कह दिया, 3 के बारे में हमने बातचीत कर ली, लेकिन मुझे लगा कि और भी इसके अलावा हमारे और भी है जिसका कि और रिश्ता है जिसको बताना चाहिए। तो इसमें मैंने कुछ को लिखा है और इसका पहला है कवक जीवी, जिसको कहते हैं हम फंजाई, जो फंजाई है। पारिस्थितिक तंत्र के प्राथमिक डिकम्पोजर है कवक जीवी। जो प्राथमिक फर्स्ट अटैक जो करते हैं वो कवक जीवी है। इनकी श्रेणियां हैं मृतोपजीवी, परजीवी, सहजीवी। ये इसकी श्रेणियां हैं। सेल्यूलोज, लिग्निन, गोंद और जटिल पदार्थों को बनाते हैं भोजन। अगर ये नहीं होंगे तो ये भोजन कैसे बनेगा इनका। जड़ और अंकुर को बढ़ावा मिलता, बढ़ता है उत्पादन। जब ये ऐसा करते हैं और ये जटिल पदार्थों को करते हैं तो अंकुरन के समय, जड़ के साथ चिपके रहते हैं, तो इससे हमारा उत्पादन बढ़ता है। ये हमें समझना बहुत जरूरी है। अब जो अगला है वो है हमारे बैक्टीरिया। बैक्टीरिया भी लगाते हैं प्रकृति के जीवन में तड़का। सुडोमोनास, बैसिलस पौधों को देते जैव नियंत्रण का भभका लग जाता है, तो वो उससे आपका नियंत्रण करने पर आसानी हो जाती है। अब इसके अलावा है तीसरा है हमारे बीज, और वो है देसी जैविक प्राकृतिक बीज की प्रणाली का जब होता है चयन, बनता बीज बलवान, किसान हो जाता पहलवान। तो जब आपने कहा था कि हम इसकी बीज की प्रणाली का चयन करेंगे, तो इसी पर ही ये सब चीजें मैंने लिखी हुई है। और फिर लिखा है कि जब देसी बीजों के आदान प्रदान का चक्कर चलाओगे 7 साल में, अंकित जी आपने 7 साल लिखा था, मैंने इसलिए 7 साल ही लिखा है, 7 साल में व्यवस्था परिवर्तन कर पाओगे। आपने 7 साल की बात कही थी, तो मैंने 7 साल में आप व्यवस्था परिवर्तन कर पाएंगे। उसका हमने लिखा कि इसको जब चयन करेंगे, सीड सिलेक्शन की विधि अपनाएंगे, तो हम करेंगे। अब अगले जो है हमारे, वो है पेड़, झाड़ी और जो वनस्पतियां हैं उनके लिए है। पेड़ झाड़ी की छाया से भी पलती है प्रकृति, भोजन और शरण से प्राणियों की होती है उत्पत्ति। पेड़ की जड़ें भी करती हैं वार्तालाप, आपस में कम्युनिकेट करती हैं। वृक्षों को गले लगाने से मिट जाते हैं पाप, ऐसे ऐसा कई बार कहा है। पेड़ कहलाते हैं धरती के फेफड़े, लंग्स ऑफ द अर्थ इसको कहते हैं। मत समझो इनको केवल टेढ़े मेढ़े खड़े, ये फेफड़े हैं, तो इनको मत समझो कि ये तो ऐसे ही खड़ा है, ये टेढ़ा है, ये मेढ़ा है, ये खाली खड़ा है। तो ये हमारा पेड़ के बारे में एक वर्णन है।
और इसके अलावा जो हमने फिर एक और चीज़ मैंने लिखने का प्रयास किया था, वो ये था कि जल को हम उचित मान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, तो उसका भी मैंने थोड़ा-सा लिखने का प्रयास किया। जल मतलब कि समुद्र के साथ है, और ये सारा जितना भी पानी है, चाहे वो नदी का है, चाहे वो तालाब है, चाहे और भी वो है, उसका ये प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसमें मैंने लिखा है, क्षीर सागर से उत्पन्न हुआ है संसार, समुद्र मंथन से मिले अनमोल उपहार। समुद्र मंथन से हमें क्या मिला? कामधेनु, गाय मिली, धनवंतरी मिली, लक्ष्मी मिली, रिद्धि मिली, सिद्धि मिली, अमृत मिला। स्वच्छंद होकर विचरते हैं जलचर, सागर से ही चलता है मौसम का चक्कर। सागर नहीं हो, उसमें आपकी सारी प्रक्रियाएं नहीं हो, उसकी वाटर साइकिल नहीं होगी, तो मौसम कैसे बदलेगा? हमारी खेती जो है वो समुद्र से भी निर्भर है। समुद्र से ही भारतवर्ष में मॉनसून का होता है। अगर मॉनसून नहीं होगा तो भारत भी एक बंजर जमीन हो जाएगी, यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला। साल में एक ही फसल हो पाएगी, जैसा कि अन्य देशों पर होता है। तो ये इसके साथ ही फिर ये मेरी याली जो है जल हो गया। अब अंतिम मैंने लिखा है वो है प्रकृति का टॉनिक। वो भी अंकित जी ने जो बोला था उसमें, 3 किलो जामुन से बनाओ अपनी खाद, इसको आपने लिखा था, उसको मैंने करने का प्रयास किया। मैं पूरी आपके नहीं सुन पाया था उस दिन, क्योंकि मैं चले गया। 30 रुपया आएगा खर्चा, मिल जाएगा प्रकृति को भी स्वाद। आपने कहा था, शायद 30 रुपए की बात कही थी, तो मैंने कहा प्रकृति को स्वाद मिलेगा टॉनिक से, जामुन से। पेड़ की पत्ती से भी बनाओ टॉनिक, इसका घोल छिड़क कर बनाओगे कीट नियंत्रक, इसको वो होना है। प्रकृति की टॉनिक से मिलती है जीवन की ऊर्जा, जीवन को ऊर्जा। प्राणियों को मिलता जीवन, प्राणियों को मिलता जीवन का आधार, नहीं लेना पड़ता कर्जा। तो आपने प्रकृति के टॉनिक का इस्तेमाल किया, तो इससे आपने कई सारी चीजों को आपने कर लिया। तो ये मेरा भाग 3 अब समाप्त हो गया है, अंकित जी। जी, मुझे बहुत हृदय से प्रसन्नता है कि मेरी जो मैंने अपने जीवन में जो सीखा था प्रकृति खेती का, आपने उसको इतने अनमोल शुद्ध वचनों में आपने उसको कविता के द्वारा सब लोगों के सामने प्रस्तुत किया। तो ये मेरे जीवन के लिए बहुत बड़ी सफलता है और बहुत अद्भुत है। और जो भारत को विश्व गुरु बनेगा, तो जिस कविता के माध्यम से और जो हमारी प्रकृति की नैनो टेक्नोलॉजी जिसको लोग समझेंगे, कि जो मैं बार बार कहता हूँ, शाश्वतम प्रकृति मानव सड़गतम सड़गतम खल्लू शाश्वतम तत्व सर्वम धारकम सत्व पालन कारकम वारी वायु व्योम वाई जागतम शाश्वतम प्रकृति मानव सड़गतम। कि प्रकृति और मानव का रिश्ता शाश्वत है, अमर है, एक दूसरे का पर्यायवाची है, एक दूसरे पे डिपेंड है, एक दूसरे की परछाई है। और उसमें जिस तरीके से हम प्रकृति को देखना चालू कर देंगे कि हमको गर्मी में बेल का रस चाहिए या जूस चाहिए या छाछ चाहिए, तो उसी तरीके से हम धरती माता को इस तरीके से चीजें बना के धरती माता तक पहुंचाएं, तो निश्चय ही भारत फिर से विश्व गुरु, और प्रकृति से हमें जो आशीर्वाद मिलेगा, तो मानव जीवन का जो 100 साल की उम्र होती थी वो सतह हो जाएगी। तो मैं एक कविता के माध्यम से फिर से बोलना चाहूंगा कि आपने जिस तरीके से भारत को प्रस्तुत किया है और मेरी कविता को प्रस्तुत किया है कि हिमालय के आंगन में प्रथम उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हस अभिनंदन किया और पहनाया हीरा खार, जगे हम लगे जगाने विश्व, जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फिर फैला आलोक, व्योत्तम पुंज हुआ तब नस, निखिल संस्कृति उठी अशोक। जी, धन्यवाद अंकित जी। अब मैं भाग 4 पर आ रहा हूँ, और ये सब मैं जब लिख रहा था तो इसमें अचानक से ही ये वाक्य आ गया है, जिसको है भाग 4 है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। और ये हमारे जीवन का आधार, हमारे जीवन का उद्देश्य, हमारे जीवन में हमने क्या करना है, और अगले चरण पर जब जाना है तो वहां पर हमें क्या मिलेगा, उसका ये है। और इसके बाद में इसका एक ऑडियो भी मैं सुनाऊंगा, क्योंकि उद्देश्य क्या है यही हमें समझना है। तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के फेरे हैं, के फेरे में निभा रहे मानव का पात्र, अगले जन्म में चयन क्या कर पाएंगे, क्या होगा नया पात्र। देखा, तो अगला जन्म आपको मिलेगा कितनी 84 करोड़ कुछ कहते हैं कि इतनी सारी जीवन है, तो क्या हम अपने पात्र का चयन कर पाएंगे। चाहते हो करना भवसागर का बेड़ा पार, या पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के झंझट का करना चाहते हो सेवा विस्तार।
क्या उसको आप बेड़ा पार करना चाहते हैं या सेवा विस्तार करना चाहते हैं? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। फिर इसको लिखा है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम को भोगना चाहते हो साकी। साकी मतलब जो शराब पिलाने वाला होता है उसको कहते हैं साकी। एक एक इसका अर्थ यह है, या कोई अभिलाषा है अभी बाकी। अगर साकी कोई इच्छा है आपकी, या इच्छा रहित अगर हो गए हैं, तभी आप इसको आगे इससे पार हो पाएंगे, ऐसा बताया जाता है। और अंत में मैंने जो लिखा है वो ये है कि हमने हमारे जो बहुत सारे धार्मिक उसमें लिखा हुआ है, और हमारे कई सारे में लिखा हुआ है, उसमें एक उसकी एक पंक्ति है, ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ते छो सो छुट जाए। तो किसका ध्यान हमें करना है और उसको कैसे इस भवसागर से पार करना है, इसी के साथ ही ये इसका है। ये ध्यावेत में जो नरमन लाई, ये दुर्गा स्तुति का पाठ है, और ये कहता है कि मैं आपको नमस्कार करता हूँ, जो लोग आपका गहराई से ध्यान करेंगे वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। तो ये एक तो ये है। और अब जो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का जो ये शब्द है, ये आया है भज गोविंदम आदि शंकराचार्य श्लोक नंबर 21 से। और इसका एक पूरी एक वही है। इसको मैं पहले खुद पढ़ के सुनाऊंगा, गा के सुनाने का प्रयास करूंगा। उसका मैं ऑडियो भी सुनाऊंगा, जिससे कि आप लोग भी इसको अपने जगह पर जब भी आपको इच्छा हो और करना चाहें तो उसको कर सकते हैं, सुन सकते हैं। यूट्यूब में और बाकी इंटरनेट में अवेलेबल है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाहे मुरारे। तो ये तो मैं इसको कर रहा हूँ, लेकिन इसका ऑडियो बहुत सुंदर है, कुछ सेकंड का है। मैं इसको आप लोग ऑडियो सुन पाए थे या नहीं आई? आवाज नहीं आई? सर आवाज नहीं आई सर। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं इसको अलग से इसका लिंक अभी चैट बॉक्स में डाल लूंगा, आप इसको जरूर सुनिएगा। बड़ा अच्छा इसका वो है। तो ये इसका जो अर्थ है कि हमारे जीवो जीवस्य जिये नवनम, और ये जो अंतिम हमारा भाग है, ये उसका उद्देश्य को दर्शा रहा है कि ये जो हमारा उद्देश्य और हमारा पात्र कहाँ होगा, क्या करेंगे, कैसे होगा, और इसका उद्देश्य क्या है, इसको गंभीरता से समझना है। और इसको जब हम गंभीरता से समझते हैं और हम अपने जीवन के उद्देश्य को इसके साथ अलाइन करने का प्रयास करते हैं, तो मुझे लगता है कि हमें एक आत्मचिंतन करने का मौका मिलता है कि हमने क्या किया है, हमने क्या कैसे किया है, हमने ज़िंदगी कैसे की है, हमने दूसरों के लिए क्या उपयोगिता हमारी रही है, और इसको हम आगे इस दृष्टिकोण, एक हम सबका अपना अलग-अलग दृष्टिकोण भी इससे शायद बनता है। तो इसका इसका अर्थ यह है कि बार-बार जन्म लेना, बार-बार मरना, और फिर माँ के गर्भ में पड़े रहना, इस संसार को पार करना पाना अति कठिन है। हे मुरा के विनाशक, अपनी असीम करुणा से मेरी रक्षा करो। ये इसका अर्थ है, और ये हमारे जीवन का भी एक अर्थ है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही आज की कविता का हमारा आज समापन होता है। मैं धन्यवाद करता हूँ अंकित जी का कि आपकी पिछले सप्ताह की प्रेरणा से मैं इसमें से ये आपकी बात को के कुछ अंश मैं कह पाया, कुछ अंश मैंने अपने तरफ से जोड़े, कुछ मैंने रिसर्च भी की, और आत्मचिंतन करके इसको मैंने इस तरह से आज प्रस्तुत किया है। और लेकिन इसकी जो शुरुआत है, अब जो हाइपोथेसिस होती है, जो वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक क्या कहता है इस बारे में, उसके लिए मैं रोशन लाल जी से अनुरोध करूंगा कि जो हाइपोथेसिस से हमने शुरुआत की थी, मैं फिर से पढ़ देता हूँ उसको। प्रकृति के प्रदूषण उसमें आने लगी है दुर्गंध, क्या करें जिससे हम फिर से भर दें सुगंध। क्या तो ये हाइपोथेसिस क्या इसमें फिट बैठी? क्या इसमें कुछ कमी थी? क्या इसको हाइपोथेसिस हमें सुधारना है? क्या हमें अपनी मेथोडोलॉजी में कुछ और करना है? तो डॉक्टर रोशन लाल जी, आप अपनी बात बताइए। जी जी ओम।
बहुत बहुत साधुवाद। और जो इंजीनियर का कवि हृदय यहाँ दिखाई दिया आपका, बहुत बड़ा, मतलब जब हम प्रकृति के साथ कविता करते हैं तो एक अलग उसका मजा होता है, उसका अलग आनंद होता है। और खेती को, क्योंकि शब्दों को पिरोना और उनको हमारे खेती के लिए जोड़ना निश्चित रूप से बहुत अनुकरणीय और बहुत सुंदर प्रयास आपका। जैसा कि आपने आदेश किया है कि जो हाइपोथेसिस, जब भी हम कोई प्रयोग करते हैं, जब भी हम किसी एक प्रयोग की बात करते हैं, वैज्ञानिकता की बात करते हैं, तो उसमें हम सबसे पहले एक हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं कि हम क्या क्या हम सोचते हैं, और फिर उस हाइपोथेसिस के हिसाब से हम ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, और ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से हम रिसर्च करते हैं, और फिर उनके जो हम विभिन्न जो आयाम है हमारे ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हम कुछ पैरामीटर्स तय करते हैं और उनके ऑब्जर्वेशंस लेते हैं। और वो ऑब्जर्वेशंस जो होते हैं हमारे, उन ऑब्जर्वेशंस को हम जो हाइपोथेसिस के लिए जो एक कहना चाहिए कि एक वो होता है कि एनालिसिस करने की एक प्रक्रिया होती है। तो उस एनालिसिस की प्रक्रिया में हम उन जो हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं उनको ले जाते हैं, और जब वो ऑब्जर्वेशन से हमारे परिणाम आते हैं, उन परिणामों से हम फिर हाइपोथेसिस को चेक करते हैं कि क्या हमारे परिणाम इन हाइपोथेसिस को पूरी तरह से, और जो हमने ऑब्जेक्टिव्स लिए थे उन ऑब्जेक्टिव को पूरी तरह से फुलफिल कर रहे हैं या नहीं। तो निश्चित रूप से जो आपने, पहले तो मैं हाइपोथेसिस फिर से एक बार दोहराना चाहूंगा, प्रकृति में प्रदूषण से उसमें आने लगी है दुर्गंध, क्या करें जिससे हम भर दे सुगंध। ये बहुत सुंदर हाइपोथेसिस आपने ली है कि हमारे मन में जो प्रश्न है कि जो हमारे प्रकृति में जो दुर्गंध आने लगी है, जो हमारे क्रियाकलाप है भौतिकतावाद में और आधुनिकता की दौड़ में हमने जितने सारे काम किए हैं और उससे जो चीजें बिगड़ी हुई है, तो उन बिगड़ी हुई चीजों को सुधारने के लिए हम क्या करें। तो इन चीजों को सुधारने के लिए जो आपने ये जो ऑब्जेक्टिव की बात करें हम, तो ये जो 4 चीजें आपने जो इसके साथ डाली है, तो इनको हम ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हैं कि हम ये हमारे जीवस्य जीवनम, तीनों लोगों के प्रतिनिधि और जीवों का रिश्ता आपस में एक दूसरे के साथ किस तरह से वो रहते हैं, फिर पुनरपि जीवन, जो अंतिम सत्य, हमारा अंतिम सत्य, हम जीवन में यही कहा जाता है प्रकृति में कि मृत्यु अंतिम सत्य है, पर मोक्ष, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, इससे ऊपर जब हम बात करते हैं कि हम इस जो जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होने के लिए जो बात करते हैं कि अब हमें इससे मुक्त करो प्रभु, तो वो जो आपने बात कही है अपनी कविताओं में, वो बहुत बड़ी सारगर्भित है। और हम शुरू से अगर चले कि जीवस्य जीवनम, पहला ऑब्जेक्टिव हमारा अगर उसको ले, तो ये प्रकृति जीवस्य जीवनम, तो हमारे जो सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया है, ये हमारे जितना भी हमारा जो है, जो मटेरियल हमारा बच जाता है जमीन में, तो वो उसको डाइजेस्ट करते हैं, कार्बन देते हैं, जो बेकार की जो गैसें हैं उनको वायुमंडल में छोड़ देते हैं। तो ये, और वो जो दूसरी गैसेस जो छूटती है, कार्बन डाइऑक्साइड छूटती है और ऑक्सीजन निकलती है, इनको फिर हमारे पौधे लेते हैं, पौधे लेके फिर इनको भोजन बनाते हैं, और भोजन बना के फिर प्रकृति को देते हैं। हम जो प्राइमरी उपभोक्ता जो है हमारे वेजिटेरियंस है, उसको भोजन करते हैं, जो भी इस प्रकृति में प्राइमरी उपभोक्ता है वो उनको भोग करता है। उसके बाद उनको सेकेंडरी जो जैसे जो पशु पक्षी है, कीड़े हैं, जो सेकेंडरी उपभोग जो कंज्यूमर्स है उनको खाते हैं, फिर जो इनके ये फिर से प्रकृति में मिलते हैं, फिर डेड होते हैं, फिर सैप्रोफिटिक फिर से काम करते हैं। तो ये जो चक्र है, साइकिल है, ये लगातार हमारी प्रकृति में चलते रहता है। तो ये जो एक क्रम है, ये इसको बताता है कि ये जो जीवस्य जीवनम, और इससे हमारी जो दुर्गंध है, जो हमने कई सारी चीजें हमारी प्रकृति में डाल रखी है, इनको भी, ये जो सूक्ष्म जीव है, अगर इनकी संख्या हम पर्याप्त रखें, क्योंकि हमारा जो मुख्य है कि हम इनकी संख्या को बढ़ाएं,
और निश्चित रूप से अगर संख्या बढ़ेगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, तो ये हमारी धरती की सुगंध को फिर से वापस लौटा देंगे। और ये 3 लोगों के प्रतिनिधि आपने जो बड़ा जो जिसको जोड़ा है, ये बड़ा बहुत अद्भुत है कि धरती के जो पाताल लोक के मालिक केचुए, और धरती की गौ माता, और आकाश में हमारी मधुमक्खी, बड़ा बड़ा सुंदर है। निश्चित रूप से जो बिना केचुए के ये कहा गया है कि खेती को हम मतलब असंभव है। और जो हमारी स्थिति जो पंजाब, हरियाणा, तराई एरिया जो उत्तर प्रदेश का है, उसकी जो स्थिति आज है वो सिर्फ इसी के कारण है कि वहाँ केचुए लगभग खत्म हो चुके हैं। तो इसमें बहुत काम करने की आवश्यकता है, और ये अगर नहीं होंगे तो निश्चित रूप से हमें दिक्कत होगी। और जो न्यूट्रिएंट है, क्योंकि कुछ ये कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा गया कि कुछ भी आप नहीं बना सकते, इस प्रकृति में जो है उसका निर्माण आप नहीं कर सकते, जो है रूप बदल लेता है। तो जब हम निर्माण नहीं कर सकते तो ये जो हमारे तत्व है ये कहीं ना कहीं रिसाइकिल होते हैं, पूरी प्रकृति में इनका चक्र चलता है। तो हमारे जो केचुए हैं वो इनको नीचे जो जमीन के अंदर है उनको लाके ऊपर लेके आते हैं, फिर दूसरी साइकिल से हमारा जो गौ माता है वो उनको पत्ती जो हमारे उनको हम जो चारा खिलाते हैं वो खिलाते हैं, उससे उनको संग्रहित करती है, फिर से धरती को देती है। और ये जो गौ माता धरती को देती है उससे हम जो फसल उगाते हैं, वो फसल को जो पोषण मिलता है, जो उसको हम पॉलिनेशन की बात करते हैं, जितनी क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉपें हैं, जितनी परपरागित फसलें, इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये इनमें अगर हम मधुमक्खी पालन इसके साथ करें तो 30 से 40% और कई कई फसलों में 50% से ऊपर तक भी उत्पादन मिलता है। और वो ब्याज तो अलग है, जो मधुमक्खी के रूप में हमें शहद और जो शहद के दूसरे उत्पाद मिलते हैं तो वो अलग है, मतलब उसमें भी रॉयल जेली वगैरह और जो उसका वीनम और ये कई सारी चीजें हैं जिनकी तो मतलब लाखों में कीमत है, वो एक अलग ही विज्ञान है। अभी तो कई जगह ट्रीटमेंट भी शुरू कर दिया है कि मधुमक्खी से कई सारी बीमारियों को उसको बी बाइट थेरेपी एक कुछ लोगों ने शुरू की है, तो वो भी एक अलग विज्ञान हो रहा है। और ये भी कहा गया है कि अगर जिस दिन भी इस प्रकृति में मधुमक्खी खत्म हो जाएगी, मानव सभ्यता समाप्त हो जाएगी। तो बड़ा सब जो बेस जो थे वो तीनों को आपने लिया है। गौ माता की बात तो कहने की है नहीं क्योंकि वो सर्वविदित है, पर ये जो दो आकाश और पाताल के दो आपने जो उनको जोड़ा है वो निश्चित रूप से बहुत मतलब इस हमारी हाइपोथेसिस को बड़ा सपोर्ट देने वाला वो है। और जीवों का जो रिश्ता है वो भी बड़ा मतलब जो वर्णन आपने जीवों के रिश्तों का जो वर्णन किया है, एक दूसरे से उनको जो जोड़ा है, वो बहुत मतलब हमारी जो इस प्रकृति की हाइपोथेसिस को आगे ले जाने में हमारी मदद करेगा, और जो हम प्राकृतिक खेती के काम को आगे बढ़ा रहे हैं इस काम को सपोर्ट देगा। क्योंकि जब तक हम एक दूसरे से नाता नहीं जोड़ेंगे तो हम क्या होता है कि हमारे एक गुरुजी वो कहते थे कि रिश्ता जोड़िए। बोलिए, उनका ये कहना है कि जब भी आप किसी के पास जाते हैं तो बोले रिश्ता बनाइए, रिश्ता बनेगा तो बाकी चीजें तो छूट जाती है पर रिश्ते खत्म नहीं होते। तो रिश्ते बनाइए, तो एक बार नातेदार नहीं बदलते, तो बोले रिश्ते बनाइए। तो रिश्ते अगर हम एक दूसरे से रिश्ते बना लें कि ये जैसे गांव में पुराने ये होते थे कि गांव में कोई भी हो, किसी समाज का हो, किसी भी जाति का हो, ये मेरा मतलब वो आप जो ब्लड रिलेशन वाले तो होते ही थे, पर दूसरे लोगों से भी एक रिश्ता होता था कि किसी नाई भी है तो बोले नाई को काका बोल रहे हैं या भैया बोल रहे हैं, या वो घर के लोगों से भी उसी तरह के संबंध उससे होते थे। मतलब कोई जाति बंधन नहीं, जिस भी जाति का लोहार आए जो भी आता था तो उनको अलग अलग तरह के संबोधन से संबोधित किया जाता था। उनको परिवार के जो रिश्ते होते उसी में कहीं ना कहीं बांधा जाता था। तो ये रिश्तेदारी जो आपने जीवों के साथ जो रिश्तेदारी
जीवों के साथ जो आपस का रिश्ता जोड़ा है, ये बड़ा बहुत बहुत सुंदर है। और अंतिम जो जी जी सर। अब हम रोशन लाल जी, आपको मैं फिर से लूंगा कुछ और जो है, मैं अब सीधे अंकित मालू जी के पास पहुंचूंगा, क्योंकि आपकी और फाइनल टिप्पणी एक बार ले लेते हैं, फिर हम बाकी सब लोग जो हैं अपनी अपनी टिप्पणी देंगे। मुझे डॉक्टर रोशन लाल राउत जी से अपने कविता में ऑब्जेक्टिव्स जोड़ने का और कुछ और भी जोड़ने का मुझे आइडिया मिल गया है। अब मैं इसमें और सुधार कर लूंगा और अगली बार इसको और अच्छा बनाऊंगा। ये धन्यवाद आपको बहुत। अंकित जी। जी, तो यथार्थ को आपने धरातल पे उतारे हैं और बहुत अद्भुत कविता है। मैं इसको पूरा लिख के इसका अनुवाद भी सबके सामने करूंगा, क्योंकि मैं जो पूरी व्याख्या करता हूँ उसको आपने बहुत सुंदर एक मोती माला की तरह पिरोए आपने। और जो आपने लास्ट में बोला बहुत अच्छा बोले कि आत्मा की अमरता और पूर्ण जन्म ही हिंदू जीवन प्रणाली का शाश्वत सत्य है। तो इतनी अद्भुत चीज़ आपने जो इतने अच्छे शब्दों में और उसको जीवन से जोड़ के जो आपने इतना सुंदर माला बनाया है, उसको मैं फिर से प्रणाम करता हूँ। और मैं अगर कुछ बोलूँगा तो मैं यही बोलूँगा कि गौ माता की महिमा, हमारी जो गौ माता है, हमारे पूर्वजों द्वारा जो विज्ञान खोजा गया है कि गौ माता का घर किसान का ही घर है, बाकी दुनिया में आप कोई भी जानवर देख लीजिए वो जीवन जी सकते हैं हर जगह, लेकिन गौ माता एक अपने आप में एक ऐसा जीव है जो हमारी माँ है, जिसका घर किसान का ही घर है। मतलब थोड़ी सी एक बात आपको बताना चाहूँगा, जैसे हम एक कहानी सुना मैं हमारी दादी नानी से कि बेटा घर में कोई बीमार होता था तो गौ माता जंगल में जाके वो पान पत्ते खा के आती थी और उनका दूध से हम लोग ठीक हो जाते थे। अभी कुछ साइंटिफिकली ये बोला जाता है कि गाय को गुड़ खिलाइए तो आप बीमारी ठीक होती है। तो अभी शोध हुआ था, इसमें भी बहुत अच्छा आवाज थोड़ा सा कम लग रही है सर, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा लें मालू जी। जी जी। तो इसमें मतलब गाय को गुड़ खिलाने से जब जिसको बीमारी होती है जाके गाय को गुड़ खिलाता है। तो मैं जो बार बार कहता हूँ कि गौ माता के उसमें जो हव डील होता है जिसको सूर्य केतु नाड़ी कहते हैं। धरती हमारी माता है तो सूर्य हमारे पिता हैं, और उसमें जो 7 ऊर्जा निकलती है मतलब अब हमारे क्या कहते हैं सूर्य से, इसी से पूरे जीवन का प्रवाह चलता है। तो गौ माता हमारे शरीर में जितनी भी नेगेटिव और जितनी भी बीमारी वाले रोगाणु है उसको खींच लेती है, और कुछ अपनी ऊर्जा से, क्योंकि गौ माता ही ऐसी है जिसमें 7 ऊर्जा की शक्ति है, और बाकी हवा में फेंक देती है। तो मतलब बीमार से बीमार आदमी ठीक हो सकता है, इसके हर पीछे एक साइंटिफिक फैक्ट है। तो आपने जो हमारी हिंदू संस्कृति को इतने अद्भुत तरीके से बताए हैं उसको मैं फिर से प्रणाम करता हूँ, और मुझे भारतीय होने पे बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है। और इस सुंदर कविता को मैं भी आत्मसात करूंगा। बहुत अद्भुत, बहुत सुंदर, बहुत बहुत और मैं धन्यवाद। अपने जीवन को भी सफल मानता हूँ कि आपने मेरी बातों को यथार्थ धरातल में उतारे। फिर से मैं आपको प्रणाम करता धन्यवाद अंकित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आपके कुछ शब्द जो है वो क्लिक हो गए हैं, वो इसलिए ये एनर्जी क्रिएट हो गई है, और ये एनर्जी क्रिएट होकर के आई है, तो अब इसको और अच्छा बनाने का मैं प्रयास करूंगा। हमारे साथ एक हमारे पहली बार जुड़ी हैं विधु विधु जी, अगर वो कुछ कहना चाहती हैं मेरी अ, अगर वो बात सुन रही हैं, अगर नहीं है तो फिर हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और हम एक एक। हाँ विधु जी, हाँ हेलो। नमस्कार। हाँ नमस्कार। बहुत ही बढ़िया कविता, बहुत ही अच्छी लगी, लेकिन हम लोग इतने जानकार तो है नहीं। मैं ये चाहती हूँ कि हम लोग खुद कैसे इन जीवों को, सूक्ष्म जीवों को, केंचुओं को कैसे बढ़ावा दे। एक तो ये था मेरे दिमाग में पॉइंट, और दूसरा था कि अ, जैसे आपने बताया समुद्री पानी बहुत जरूरी है हम सबके लिए, तो थोड़ा रेन वाटर का भी इकट्ठा कैसे कर सकते हैं हम, छोटे छोटे वो, क्योंकि हम लोग सोचते हैं जैसे अगर हम रेन वाटर इकट्ठा भी करें तो कहीं मच्छरों की तादाद ज्यादा ना हो जाए, इस डर से भी हम पानी इकट्ठा नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज के लिए भी मैं चाहती हूँ कि थोड़ा और ज्ञान मिले हम लोगों को इस बारे में। जी, आपको जरूर मिलेगा। मैं इसके बारे में अलग से भी और बातचीत और करूंगा। एक और चीज कि गौ माता की तो बहुत ही बेकदरी हो रही है इतने शहरों में, उसमें लोग पाल तो रहे हैं बहुत अच्छी तरह से, पर क्या हो रहा है कि ये लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। थोड़ा सा इन जो लोग पालते हैं
उनके ऊपर कमान कसी जाए कि ये लोग गायों को इस तरह से ना छोड़ें। मतलब वो कहीं भी नॉर्मल शहरों में अगर घूम रही हैं तो कहीं पर कुछ टक्कर भी लग रही है तो जो लोग हैं, आम लोग, उन्हें मतलब चोट चपेट भी लग जा रही है उनके उससे। गौ माता बहुत अच्छी है, लेकिन उनको शुद्ध भोजन भी मिले तभी वो गोबर अच्छे से वो हो सकता है यूज। जी। तो मैं इसके बारे में हम बातचीत करते रहते हैं इस मंच में। ये मंच लगातार इसी सब चीज़ों के ऊपर बातचीत करने के लिए है। समय समय पर जो लिंक है वो हमेशा चालू रहता है और इस प्रकार से ये पहले योग करते हैं 5:30 से 7 बजे तक। 7 बजे के बाद इन्हीं विषयों पर चर्चा होती है। मंच सबके लिए खुला है। नियमित रूप से सब लोग काम करते हैं। अब हम 1062वें दिन हमारे पूर्ण हो गए हैं इस योगाहार कार्यक्रम के, और इस तरह से ये कार्य आगे बढ़ता जा रहा है। तो मैं अब फिर आगे किसी का हैंड रेज्ड है तो आगे चलते हैं। और अस्तित्व तिवारी जी का हैंड रेज हो रखा है, या कोई और अपनी बात कहना? हाँ, ये बताइए सदन को। हाँ, मैं वाटर हार्वेस्टिंग के विषय में बताना चाह रहा हूँ। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जब पहली बारिश हो जाए तो अपने छत को धो दें हम लोग, और फिर उस पानी को पाइप के माध्यम से जहां से आता है किसी पात्र या कहीं या टंकी बना के उसको अपन हार्वेस्ट कर सकते हैं इजीली, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती। और इस पानी का कपड़े धोने और अपने दैनिक उपयोग में लें तो बहुत ही अच्छा। कपड़े तो इतने अच्छे इससे साफ होते हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि खेती का हनुमान होता है माइकोराइजा। वो भी हमको हमारी फसल को पानी देता है जमीन के नीचे से ले आके, या वृक्षों को। और एक बार जिस रास्ते से जाता है वो भी दूसरी बार दूसरे रास्ते से जाता है, चाहे जितना नीचे पानी हो, 30 फीट 40 फीट पानी लेके आता है, और वो हमारी फसलों और पौधों को देता है। जी धन्यवाद। धन्यवाद। और कोई हमारे साथी, कोई कमेंट्स, कोई टिप्पणी, कोई सुझाव? हीरालाल जी, हीरालाल कुशवाहा जी। जी श्रीमान, संपूर्ण गुरु सत्ता को नमन करते हुए आप सभी आदरणीय जनों को बहुत बहुत सादर नमन। वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। खेती से संबंधित तो नहीं है, लेकिन घर से जो संबंधित है वो क्या है कि छतरपुर में जहाँ मेरा मकान है, बजरंग नगर एरिया कहलाता है, और वो ड्राई एरिया के नाम से जाना जाता था आज से 15-20 साल पहले। उस एरिया में पानी था ही नहीं बिल्कुल। जो भी बोरवेल होते थे, करवाते थे लोग, तो 100, 150, 200 फीट तक करवाने के बाद ही पानी मिलता था। और सहयोग का है, सौभाग्य का है, हमने जब बोर कराया तो मात्र 90 फुट कराया था उस समय के हिसाब से, कि पर्याप्त है। पानी हमारे यहाँ करीब 25-30 फुट पे ही पानी मिल गया था हमारे हिसाब से। तो उसके बाद क्या हुआ कि आसपास जो जिनके मकान बने और जिन्होंने बोर कराए, उन्होंने जो है 150-200 तक खींच दिया। और उसके लिए मैं जो बताना चाहता हूँ, पानी कमी मानते हुए हमने क्या किया, जो हमारा छत जो होता है, पूरा मकान का छत आगे हिस्से की तरफ ढाल करते हैं ताकि पानी पूरा आए और नाली से बाहर निकल जाए। हमने थोड़ा सा उल्टा किया। क्या किया, पूरा ढाल पीछे कर दिया। हमारे घर के बगल में 15 फीट जमीन हमने और ली। तो जिस जगह पर, जिस पॉइंट पर पीछे साइड में हमारा जेट पंप है, बोरवेल है, जो भी कहें, तो उस लोकेशन पे ही हमने वो पीछे वाला पानी पूरा एक जगह पटक दिया। एक पाइप लाइन से पाइप डाल कर दिया, पूरा पानी उस जगह जाता है। तो उसके बाद जब हमने ये करवाया था
2-3 साल बाद वह बहुत ज़्यादा सूखा पड़ा, और चूंकि वो ड्राई एरिया था ही, और पानी की समस्या आ गई। पूरे मोहल्ले में कहीं पानी नहीं था, सबके बोर सूख गए थे। हमारे यहाँ हम बता दें कि उस 90 फुट की गहराई वाले बोर में भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि आज पानी बिल्कुल नहीं आया, आज बोर नहीं चला। उतनी मात्रा में तो नहीं, लेकिन 25-30 बाल्टी पानी हमको उससे मिलता रहा है। भले ही बाकी टैंकरों की व्यवस्था हुई, टैंकर आता था उससे ले लेते थे, लेकिन बोर हमारा आज तक के इतिहास में कभी सूखा नहीं, और लगातार वो पानी दे रहा है। पानी की व्यवस्था से बनी हुई है, आज भी कोई कमी नहीं है। तो वो छोटा सा प्रयोग हमने जो किया, उससे हमको तो फायदा हुआ ही, हमारे अगल बगल जिनने उसी लोकेशन में लगभग अंदर से बोर कराए, उनके यहाँ भी पर्याप्त पानी है, उनके यहाँ भी पानी कमी नहीं होता है। यही मुझे शेयर करना था। ओम प्रणाम। जी धन्यवाद हीरालाल जी। अब मैं दो हैंड रेज्ड हैं, एक योगाहार कार्यक्रम के नाम से दो लोग हैं, दोनों होस्ट हैं। पता नहीं मुंदीलाल जी ने उठाया है हाथ या रंजना जी ने हैंड रेज किया हुआ है। लगता है मुंदीलाल जी ने हैंड रेज किया है। जी सर, सबसे पहले तो चूंकि मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही थी, और मैंने कहा चलिए आप लोगों के विद्वान लोगों के कमेंट आ जाएं, फिर हम जो है बाद में देखते हैं। और आज हमें जो आप आदरणीय, चूंकि हमारी बहन गुजरात से सुमन जी थी, उन्होंने ये तो कराया और बहुत अच्छी तरह से कराया, और भगवती बहन जी लगातार लगी हुई हैं इस योगाहार कार्यक्रम में। कहीं ना कहीं योग शिक्षकों को लाती हैं, रंजना जी चर्चाएं करती हैं, और आपने जो आज कविता सुनाई है, लगभग 5वीं कविता है आपकी, ये परिदृश्य ही बदल दिया है आपने। तो हम कभी हम लोगों ने सोचा नहीं था कि आदरणीय पवन कुमार जी जो है कविता भी सुना लेते हैं। और वो कविताएं भी ठीक है, कहीं ना कहीं कोई पढ़ लेता है, परंतु एक धरती माता की स्थिति के बारे में, आज की जो पीड़ा है, आज की जो परिस्थिति है, और इस समाज को, इस संसार को कौन बचा सकता है। अगर हमारी धरती माँ बचेगी तो हम बच पाएंगे, यह बात बिल्कुल सत्य है। क्योंकि हम ना समझ हो करके, बेसमझ हो करके, जिस प्रकार से नशे में व्यक्ति, उसको वो जानता है कि शराब जो है नुकसान करती है, और पी करके एक्सीडेंट होता है, प्राण जाते हैं, शरीर जाता है, फिर भी करता है व्यक्ति। तो अगल बगल पड़ोस वाले कोई कहते नहीं है, मर जाता है, चला जाता है, उसको जला देते हैं या गाड़ देते हैं या कुछ भी कर देते हैं, लेकिन इस पर विचार कोई नहीं करता है कि ऐसे हुआ क्यों। आज योगाहार कार्यक्रम में लगातार हमारे जो वक्ता आते हैं, मुख्य वक्ता, चीफ गेस्ट आते हैं, वो चिंता है हमारी धरती माता की। अगर हम धरती माता हमारी स्वस्थ रहेगी तो उससे उपजा हुआ जो भी उत्पादन है, हम वो ले पाएंगे, वो स्वस्थ हम रह पाएंगे। यहाँ की हवा प्रदूषित हो रही है, जिसके कारण आपने एक केचुआ को इंजीनियर कहा है, ये हमें बहुत शब्द जो है मन को छू गए हैं कि केचुआ हमारा इंजीनियर है। और गौ माता, देसी गौ माता के जो गोबर में जो जीवाणुओं की बात की है आपने, यह व्यक्तियों को अगर पता पड़ जाता है, क्योंकि अब वैज्ञानिक हमारे बताते हैं, लेकिन कहाँ बताते हैं, जहाँ 10, 20, 50 किसान मीटिंग में जाते हैं, तो मीटिंग में किसान कोई बात कहीं होता है, सुनते हैं और चले जाते हैं, सुन करके उनको ऐसा लगता ही नहीं कि ऐसी बात सही है। लेकिन जब बार बार इसमें हम वो किसान आपस में चर्चा कर रहे हैं जो प्राकृतिक जैविक खेती कई सालों से कर रहे हैं, कितना अनुभव भी है, और आज जैसे अंकित मालू जी, युवा होनहार किसान, ऐसे कई किसान यहाँ हैं जो आगे वाले समाज को भी इसका विस्तार किया जा सकता है। मैं खेत में ही हूँ, मैं देसी गाय माता का रोज उन पर हाथ फेरता हूँ, उनको वंदन करता हूँ, उनको रोज रोटी खिलाता हूँ, और इतनी आत्म शांति मिलती। मैं सदन से कहना चाहता हूँ, किसी भी प्रकार की अगर आपको तकलीफ है, कोई बीमारी है, कोई आर्थिक समस्या है, कोई सामाजिक समस्या है, कोई पारिवारिक समस्या है, तो आप गाय माता को रोटी खिलाइए रोज, और उन पर हाथ फेरिए, और उनके कान में अगर आप बात करते हैं तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ये हमारा अनुभव है। और मैं तो बताना, मुझे यह बात आदरणीय मान सिंह गुर्जर जी ने बताई थी,
जो बनखेड़ी गर्दा बनखेड़ी के हैं, उन्होंने कहा भाई साहब जब भी कोई बात आती है तो गाय माता के को कहना चाहिए कान में। और जो शंकर जी और नंदी का जो है, मैंने कई बार देखा है कि कान में लोग भक्त बात करते हैं तो उसको, लेकिन सेवा करके बात तो कोई भी कर, भगवान के पास जाओ सीधी प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं, अपनी बात करना शुरू कर देते हैं, अपनी घटनाएं सुनाना, अपनी समस्याएं सुनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनके साथ क्या किया है आपने, ये पहली बात प्राथमिकता से है कि आपने सेवा की। सेवा करके पैर दबाते हुए माँ लक्ष्मी जी विष्णु भगवान की वो जो सीन है वो दिखाते हैं कि पैर दबाते हुए आप कोई भी बात करो, ईश्वर मानते हैं। तो हम सेवा करें, गाय माता की सेवा करें, धरती माता की सेवा करें, और धरती माता की सेवा करना अति आवश्यक हर व्यक्ति का है। और जो कविता में आदरणीय पवन कुमार जी ने संजो करके जो प्रस्तुत किया है, हम सब उससे प्रेरणा लेते हैं और आगे हम और निवेदन करेंगे आदरणीय पवन कुमार सर से कि इस प्रकार के भाव हमारे कविता के माध्यम से इस सदन में लगातार प्रस्तुत करते रहे और इसका संग्रहण भी हो। और यह जो कविताएं हैं ये युगहार कार्यक्रम के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ कुछ लाइनें लगातार जाती रहें। तो मैं चाहूंगा कि आपसे कि वो कविताएं वगैरह देते रहेंगे, हम लोग डालते रहेंगे और इसका प्रभाव भी दिखेगा। अभी लगातार हम लोगों ने जब युगहार में चर्चा की कि हमें जन्मदिन या शादी सालगिरह पे गाय की पूजा करना है, खेत की पूजा करना है, तो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, जब हम लोग अभी वहाँ धर्मकुंड गए थे, हमने वो पोस्ट डाली थी, आदरणीय राकेश गौर साहब ने, मेरा उस दिन जन्मदिन था, आदरणीय पवन कुमार जी ने वृक्षारोपण किया, गाय पूजन किया। इन सबको लेकर के अभी माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी जन्मदिन पर सादगी के साथ, कोई कुछ नहीं मनाया, सीधा गाय माता के पास गए, उनकी पूजा की और उनको चारा घास दिया, यह संदेश दिया। तो इस प्रकार के जो है ये बदलाव निश्चित आने लगे हैं। इसलिए मैं युगहार के पूरे परिवार को जो सहभागी बन रहे हैं, जो सहयोगी बन रहे हैं और जो इसमें सहयोग करते हैं, उनके पुरुषार्थ को नमन करते हुए आदरणीय पवन कुमार जी को धन्यवाद देता हूं कि आपने जो इस कार्यक्रम के लिए और चार चांद लगा दिए हैं कविता के माध्यम से, प्रस्तुति के माध्यम से। इसके लिए मैं आपका वंदन और नमन करता हूं और आपका आभार ज्ञापित करता हूं कि हमें लगता है हम स्थानों में निश्चित बदलाव ला सकेंगे। इन दो में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम, जय युगहार परिवार। जी नमस्कार, धन्यवाद। आगे हैंड रेस रमेशन मेहरा जी का है, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो भी अपनी बात करें। जी ओम, सदन को नमन। आज हमारी योग कक्षा बहुत अच्छी रही और आदरणीय पवन कुमार जी ने जो कविता प्रस्तुत की है वो बहुत अद्भुत कविता है और ये हमारे लिए अनुकरणीय है, मार्गदर्शनीय है और हम लोगों को इसके माध्यम से और प्रेरित कर सकते हैं। निश्चित रूप से कथा, कहानी, गीत, कविता ये लोगों को यदि सुनाई जाती है, बताई जाती है तो निश्चित रूप से वो कुछ न कुछ ध्यान से सुनते हैं। पिछले दिनों आपने जो पहली कविता, दूसरे दिन जो आपकी कविता थी जिसमें आपने समाधान भी बताया था, बलिदान शब्द का उपयोग किया था, वो जब मैं एमएससी के बॉटनी की छात्राओं के बीच अपनी चर्चा कर रहा था और मैंने उस दिन आपसे कहा था कि ये जो चीज़ें हैं ना, आपने मुझे एक विषय दे दिया, मैं जिस पर चिंतन कर रहा था कि मैं क्या बोलूँगा, तो आपका जो आपने जो उस दिन बोला उसी को मैंने वहाँ प्रस्तुत किया। बहुत अच्छा लगा। प्राध्यापकों ने भी उसको सराहा, छात्राओं ने और बच्चों ने भी उसको बहुत अच्छे से सुना। और तो ये जो चीज़ें हैं, जैसे अब हमारा जो प्रशिक्षण होने वाला है उसमें जब हम इस तरह की चीज़ें लोगों को बताएंगे कि भाई आसमान में क्या है, उनके क्या प्रभाव है, ज़मीन के अंदर क्या है, उसके क्या प्रभाव है और क्यों एक दूसरे पर आश्रित है, तो निश्चित रूप से हमारा प्रशिक्षण भी बहुत प्रभावी होगा। और आपने जो एक नई चीज़ और एक प्रस्तुत कर दी है कि जो हमारे व्याख्यान होते हैं, लोग जो आकर के हम मुखातिथि हमें बताते हैं, उनके ही शब्दों को लेकर, उनके ही विचारों को लेकर के हम एक और नई चीज़ की ओर बढ़ जाते हैं और कविता का सृजन कर देते हैं, जो कि आगे जा कर के निश्चित रूप से वो और ज़्यादा प्रभाव, वो जो बातें हैं वो और प्रभावकारी होगी, उन्हीं बातों की और पुनरावृत्ति हो जाती है। जो मालवीय जी ने कहा था उसकी पुनरावृत्ति हो गई,
फिर से वो चीजें उभर के फिर से सदन में आ गई और सदन के माध्यम से फिर वो और धरती तक नीचे तक लोगों को पहुंचेगी। तो ये बहुत बढ़िया है, बहुत अद्भुत है जी। ओम। सदन को नमन। जी धन्यवाद मेहरा जी, बहुत सुंदर। पिछले सप्ताह जो हमने 22 तारीख को इसके ऊपर की थी और आपने उसका फील्ड में भी उपयोग किया और उससे कुछ लोग प्रेरित हुए, तो ज़रूर उसका फ़ायदा है और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। तो ये जो कनेक्शंस है, ये जो कनेक्ट हो रहे हैं कि अंकित जी ने एक चीज़ कही, मैंने उसको पकड़ के उसको एक शब्द के रूप में पिरोने का प्रयास किया, वापस आज फिर से प्रस्तुत किया और फिर इसकी ये जो साइक्लिक एनर्जी है, मुझे लगता है कि इसका एक प्रभाव धीरे-धीरे बढ़ने लग जाता है, जैसे कि वो साइकिल की तरह, जैसे समुद्र की लहरों की तरह वो निरंतर बढ़ते रहती है। इस तरह से भी इसको हम सोच लेते हैं। तो बहुत सुंदर। और अब शायद दिनेश सेमवाल जी, आपका हैंड रेज्ड है। जी आदरणीय, धन्यवाद। मेरी आवाज सर तक पहुंच रही होगी? जी जी बिल्कुल। जी 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 धन्यवाद। सबसे पहले तो पुनः धन्यवाद इसलिए क्योंकि आज इन कविताओं की पंक्तियों के माध्यम से आपने जो जीवस्य जीवनम है इसके शीर्षक के माध्यम से जो सूत्र निरूपित किया है वो है पुनरपि जीवनम। क्योंकि हम जैविक खेती की बात कर रहे हैं और रासायनिक खेती की बात भी कर रहे हैं, तो रासायनिक खेती में पुनरपि जीवनम नहीं हो सकता और जैविक खेती में पुनरपि जीवनम है। यानी हमारी जो खेती का जो चक्र है, जो बाद में आपने तीनों लोकों में भी निरूपित किया है, वो और भी सारगर्भित हो जाता है। तो कुल मिलाकर हमारा खेती का और तो ये साइकिलिंग है बहुत अच्छे ढंग से और एक नई समझ बढ़ाती है। और जब मैंने कुछ लाइनें आप पढ़ रहे थे तो मैं दोहरा रहा हूँ और उसमें ये है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम पुनरपि योगाहार सृजन से पुनरपि योगाहार सृजन से मृदा पोषण खेती मृदा पोषण खेती करणम योगाहार की मणिमाला से। आपने योगाहार की जो मणिमाला आगे बढ़ाई है और उसमें इसका कविताकरण किया है, तो योगाहार की मणिमाला से सुगंधि पुष्टि पोषण वर्धनम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि मृदा पौष्टिकीकरणम। और एक विशेष बात थी कि 30 रुपये की टॉनिक से 30 रुपये की टॉनिक से पुनरपि जैविक खेती करणम पुनरपि अंकित मालू जी पुनरपि अंकित पवन कुमार जी पुनरपि मुन्नी लाल रंजना पुनरपि हीरा लाल नयन जी पुनरपि रोशन लाल व्यंजना पुनरपि जैविक खेती करणम। सभी लोगों के नाम इसमें नीत है। तो पुनरपि जननी खेती करणम जैव विविधता रक्षण करणम पुनरपि योगाहार सृजन से 3 लोक की यात्रा शरणम 30 रुपये की
टिकट बना कर पुनरपि जैविक खेती करणम। तो जो 30 रुपए की जो टिकट बनी है, 30 रुपए की जो टॉनिक बनी है, वो हमारी जमीन के लिए, हमारी मछलियों के लिए और हमारे आकाश के लिए जो खेती, 3 लोग की जो खेती है, 10-10 रुपया मेरी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। ओम। धन्यवाद, धन्यवाद दिनेश। बहुत सुंदर आपने नई कविता का सृजन हो गया है। तो यही साइक्लिक मूवमेंट जो है, जिसको मैं कह रहा था और जिसकी हमने चर्चा की, ऐसे ही क्या है, डोर से डोर मिलती जाती है। इसी तरह से ये चीज आगे बढ़ेगी और इससे प्रभावित होकर के निश्चित रूप से इसका एक फायदा हमें मिलने वाला है आने वाले समय पर। इसकी हम पुनः चर्चा करेंगे, पुनः इस चीज को सुधारेंगे। आपका भी जो कविता है इसको भी और सुधार करके इसको एक अलग से एक नए कविता के रूप में इसको सृजित किया जा सकता है आने वाले समय पर। इसको भी देखते हैं। तो और कोई हमारे साथियों का कोई कमेंट, कोई सुझाव? तो मिथिलेश जी ने हैंड रेस किया है, आइए आप भी अपनी बात कहिए। स्वागत है जी। ओम, सदन को प्रणाम। और बहुत ही सुंदर कविता हमारी प्रकृति पे। और इस योगा हर प्रोग्राम से जो मेरे अंदर परिवर्तन चल रहा है, आज मैं उसी पे बात करूंगी कि सुन करके जो विचार बनते हैं और विचार बनने के बाद फिर हम कर्म जो करते हैं, मेरा चिंतन मनन कार्य करते करते उसी पे चलता रहता है। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़े परिवर्तन की हमें आवश्यकता है। जैसे आपने कविता सुनाई, बहुत ही सुंदर कविता प्रकृति पर। और जितना हम प्रकृति के साथ जुड़ेंगे तो समस्याओं का निदान स्वतः ही होगा, ऐसा मेरा मानना भी है और विश्वास भी है। और मैंने देखा है कि बहुत ही तेजी से जो परिवर्तन हुआ, बहुत ज्यादा समय में नहीं हुआ ये। मुझे लगता है ये 30 साल जो गुजरे, इनमें इतना तेजी से परिवर्तन हुआ है कि हमने अपनी समस्याओं को ना खुद ही बुला लिया सारियों को। मैंने बचपन में देखा है, जैसे अभी आपने कविता सुनाई कि जब घरों में कोई भी आयोजन होता था, जैसे कि शादी, जन्मदिन, तो सब काम घर पे ही होते थे, मिलजुल कर सब रिश्तेदार करते थे। मिट्टी के बर्तन आते थे कुम्हार के यहाँ से। और घर में देसी जब गाय होती थी, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि मेरी दादी जब बछड़ा होता था ना घर में, तो वो मिठाई बांटती थी। और एक त्योहार मनाते हैं हम, होली, तो वो बेटों के लिए होता है। तो मेरी दादी जब होली आती थी, तो जब घर में बछड़ा जन्म लेता था, तो वो घर में पुए बनाती थी और पूरे पड़ोस में बांटती थी कि इस बार हमारी गाय ने ना बछड़ा दिया है। तो वो जितनी आधुनिकरण जितनी तेजी से बढ़ा, उतनी तेजी से हमारी समस्याएं बढ़ गई। और वही लगता है सारी बात आपकी कविता सुन करके, और हमारे मुन्नीलाल भाई साहब ने भी बहुत अच्छी अच्छी बातें कही कि हमें लौटना पड़ेगा उधर ही। और ये परिवर्तन हमें अपने स्तर से शुरू कर देना चाहिए। जैसे कि एक बहन ने गाय के लिए बोला, बहुत अच्छा बताया उन्होंने कि समस्याएं, गाय और बछड़े छोड़ कौन देता है? जो पालता है वही छोड़ देता है। तो हमें बड़ी ईमानदारी से अपने अपने कर्तव्य करने की आवश्यकता है, तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान स्वतः ही होगा। जी, इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी को धन्यवाद। ओम जी। जी, धन्यवाद मिथिलेश जी। और आपका इसके साथ ही हमारे साथ में कोई और कुछ कमेंट्स देना चाहेंगे? कुसुमबेन जी है। जी जी, कुसुमबेन जी जी, प्रणाम। बस जो विचार मेरे दिमाग में उठ रहे थे, उठ रहे हैं, और पवन भाई साहब की कविताएं सुन के जो उठते रहते हैं, तो पर मैं देखती हूँ कि जिनके हैंड रेज होते हैं और जब उनके वो बोलते हैं तो लगता है कि मेरे ही विचारों को बोल दिया गया है। फिर भी मैं बस इतना कहूंगी कि पवन जी की कविताओं में जो एक बारीकी, जो गहराई है, जो भाव है, और जिन चीजों को वो पकड़ते हैं, उसकी गहराई की तो हम
कितनी प्रशंसा करें, एक बात। दूसरा मेरा ये विचार है कि ये बात, जैसे अब आज उन्होंने इंजीनियर केंचुओं को, मधुमक्खियों को इतनी उपमा दे दी, इंजीनियर बना दिया उन्होंने, तो ये बातें जन जन में जाना आवश्यक है। तो आपकी कविताओं को किसानों के बीच में, और जो प्रशिक्षण देते हैं हमारे भाई लोग, जो जहाँ भी और किसानों की जो मीटिंग्स होती हैं, या वैसे भी युवक बच्चों के बीच में, स्कूलों में, ये सारे भाव अभी से जाना चाहिए। ये कविताएं इसी रूप में और सब प्रकार से, जैसे मुनीलाल भाई साहब ने बोला भी, तो वही बात कि मीडिया के माध्यम से और प्रचार मीडिया के माध्यम से, छापने के माध्यम से ये जाए, तो जैसे भी हो, धीरे धीरे कहीं कहीं लोगों के दिमाग में क्लिक होती है बात, और अधिक से अधिक इसका प्रचार प्रसार होगा और होते रहेगा। हम योगाहार में कुछ ही लोग जुड़े हैं, कुछ मतलब काफी, और उनके माध्यम से जितने अधिक से अधिक जनसंख्या से हम लोग जुड़ पाते हैं, तो वहां इन बातों का, इन कविताओं का और इस प्रकार के भावों का, कि कैसे गौ को महत्व देना है, कैसे केंचुओं को प्रचार बढ़ाना है, कैसे मधुमक्खी और जीव, छोटे छोटे जो नैनो टेक्नोलॉजी की जो बात हुई है माधु जी के उसमें, कि भूमि में नैनो पार्टिकल्स काम करते हैं। तो ये तो प्रकृति का नियम ही है, प्रकृति का ही नियम है कि नैनो से ही स्टार्ट होता है। तो इन सब बातों को जो गहराई है, वो जब अधिक से अधिक लोगों के बीच में जाएगी, तो हम इन सही बातों का, प्रकृति से जुड़ने का अधिक से अधिक प्रचार जल्दी कर सकेंगे। और इसको बहुत आवश्यक है कि हम जल्दी से जल्दी इस बात को, जैसे अभी मिथिलेश दीदी ने बोला कि पिछले कुछ 30 सालों से ही, वाकई में कुछ सालों में ही एकदम से परिवर्तन आया है। नहीं तो जैसे आपने बताया, बचपन में हमने भी वही सारी बातें देखी हैं कि गौ की किस प्रकार सेवा होती है, गौ के ऊपर हाथ घुमाना, वहां से रोग दूर हो जाएंगे, और सारी बातों को धर्म से जोड़ दिया था। इन सारे रिचुअल्स को, गाय की सेवा, भूमि की सेवा, चींटी, बारीक बारीक कीटे कीटाणुओं की सेवा, उनको किस प्रकार से अन्न देने से तुमको क्या फायदा मिलेगा, क्या पुण्य मिलेगा, इस प्रकार से जोड़ दिया जाता था। तो उसी माध्यम से कम वो सब प्रैक्टिकल व्यवहार में आती थी बातें। आजकल वो सारी बातें हमारे जनरेशन में वो बात नहीं पहुंच पा रही है। तो अब हम लोगों का ये मतलब कर्तव्य है कि अधिक से अधिक इन बातों को, इस छोटे बालकों के वहां से संस्कारों से उनमें डालें। तो ये जो हमारी जैसे कविताएं हैं और कहानियां हैं और कविता है, वो चल रहा है। ये नई बात है कि कोई नहीं कर रहा, परंतु फिर भी अधिक से अधिक, ज्यादा और जल्दी करना है, ऐसा मेरा अपना विचार है। और यही बातें आप सभी लोग बोलते हैं, सभी के मन में वही विचार आते हैं। तो इसलिए मैंने हैंड रेज किया भी नहीं था कि सब बातें जो मेरे विचार तो बोल ही रहे। मैं पुनः पवन भाई सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत शुभकामना देती हूँ कि एक बात सुन के उनके दिमाग में वो कविता का निर्माण हो जाता है, और ये हम लोगों को बहुत आनंद भी देता है। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादातर हमारे जो बातचीत हो रही है, जो भी टिप्पणी आ रही है, वो एक्शन ओरिएंटेड हो रही हैं। उसके लिए ऐसा लग रहा है कि हमारे सभी साथी चाह रहे हैं कि कुछ करें और तेजी से आगे बढ़ें और उसका विस्तारीकरण भी करें, इसमें दूसरे लोगों को भी बात पहुंचाएं और अपने से भी शुरुआत करें। ऐसा आभास सभी की वाणी से हो रहा है और ये बहुत अच्छा है, क्योंकि मुझे भी लगता है कि अगर हमने नहीं किया तो फिर हमारा आने वाली पीढ़ी के प्रति क्या जवाबदेही है, इसको भी हमें सोचना चाहिए और हमें अपनी जो दायित्व है, अपनी जिम्मेदारी है, उसको हमें वहन करना चाहिए। जो जितना कर सकता है अपनी क्षमता के अनुसार और उनको साथ लेकर के इसके बारे में जरूर कुछ ना कुछ काम जरूर करें, चाहे वो छोटा ही क्यों न हो, और कम से कम शुरुआत तो चर्चा और बातचीत करके भी करें। और साथ ही जो चीजें मैंने अभी चैट बॉक्स में एक पुनरअपि जन्म का जो लिंक है, उसका एक जो ऑडियो मैं सुनाना चाह रहा था, उसका भी मैंने आपको सबको भेज दिया है, तो आप उसको भी देख लीजिएगा, उसको भी आप सुनिए। बड़ा अच्छा तरीके है, उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है और सारी साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ एंड रीबर्थ को वहाँ पर बड़े अच्छे तरह से दिखा रखा है कि ये चक्रीय तरह से जो हमारे जीवन चल रहा है, इसको भी हम वहाँ दिखा रहे हैं। तो और मेरा अनुरोध रहेगा अंकित बालू जी से भी, शायद वो भी है अभी हमारे बीच में, अगर हैं
तो वो भी अपने यूट्यूब चैनल का भी लिंक भेज दें, शायद वो चले गए हैं, कोई बात नहीं है अभी यहाँ पर, तो वो भी अपने यूट्यूब चैनल का लिंक चैट बॉक्स में डाल दें। तो उनकी भी जो चैनल है और उसमें उन्होंने खेती के बारे में बहुत सारी चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से बताई हैं, समझाई हैं, उसके बारे में भी आप उसको ज़रूर देखें और उसको करें। अब मैं आगे कुमार बब्बन सिंह जी का हैंड रेज्ड है, तो उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी अपनी टिप्पणी दें। कुमार बब्बन सिंह जी, अगर हाँ, ओके। आपकी आवाज, हाँ जी जी जी, आप आ रही आज। गुरु सत्ता ओम। और आज का जो हम जोहार मंच के माध्यम से पवन सर ने जो कविता रहा बहुत सराहनीय अनुकरणीय रहा। वो कम शब्दों कविता के माध्यम से प्रकृति की हर जीवों के रक्षा एवं किसान के या कहें पूरी सृष्टि की रचना के बारे में जो जीव महत्वपूर्ण है, केचुआ और मध्य और गौ माता पर जो चर्चाएं हुई अतुलनीय है। और यदि ऐसे ही हमारे पवन सर जैसे लोग किसी पद पर आसीन होते हुए भी अपनी कर्तव्य को निष्ठावान की दृष्टि से करते रहेंगे तो वह कार्य सफलतापूर्वक अग्रसर होगा। मैं सर को, पवन सर को बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम ओम करते हुए बात को समाप्त करता हूँ। जी धन्यवाद कुमार बब्बन जी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अब मैं अभी हैंड रेज नहीं है, लेकिन हमारे अनिल साथ राय जी, जी अनिल राय जी, आपका स्वागत है। जी जी ओम, सदन को प्रणाम। सर की कविता बहुत ही बढ़िया थी, अच्छी थी, जिसमें आपने जीवो जीवस्य जीवनम के बारे में उल्लेख किया है और अपने प्राक्कलन में बताया है कि पर्यावरण का प्रदूषण माने दुर्गंध फैल रही है, उसको कैसे ठीक करें, इसका समाधान खोजना है। और इस समाधान को खोजने से ही, क्योंकि कहा गया है कि जब वो दुर्गंध समाप्त होगा तो सुगंधिम पुष्टिवर्धन, सुगंधित जब क्षेत्र होगा तो हम लोग काफ़ी बलवान होंगे, हम लोग काफ़ी अपने अधिक श्रम से और अच्छे से खेती को कर करके और कृषि को उन्नत बनाएंगे। इसी बीच में एक हम आपके सम्मुख गाय माता के बारे में हम एक किस्सा जो अपने पूर्वजों से सुना है, जो उन्होंने बताया कि सत्य है, लेकिन हमको तो देखा नहीं था, लेकिन वो हम आप कहानी इस सदन के समक्ष रखना चाहता हूँ। बताया उन्होंने कि एक बगल के गांव में एक मंदिर था, उस मंदिर पर एक गाय आती थी, कोई व्यक्ति वहाँ रोटी और ये गुड़ का टुकड़ा रख देता था और चला जाता था, और वो खाती थी फिर चली जाती थी। इसी क्रम में कोई बहुत गरीब ही, बहुत एकदम भूख से विलखित व्यक्ति था, वह जो है आया और देखा कि यहाँ एक ये गुड़ का टुकड़ा बचा हुआ है और उसको खा लिया। इसी तरह से वह अपना और ये गाय माता का ये जूठा गुड़ उसको बहुत ही तृप्ति दिया और वो बहुत ही प्रसन्न हुआ, वहाँ वो रहने लगा। फिर किसी ने आया, दूसरे दिन भी यही प्रक्रिया चली और ऐसे करते करते वह गरीब आदमी भी इस योग्य बन गया कि हाँ वो कमाने लगा और कमा करके और वो भी नित्य गुड़ और रोटी गाय माता को खिलाने लगा। इस तरह से दुर्गा की प्रतिमूर्ति, गौरी माता, गैया माता, ये सब को संपन्न, धनवान और सौभाग्यवान बनाने का काम करती हैं। जी ओम, धन्यवाद। जी जी, बहुत सुंदर। और मैं आगे अशोक पटेल भाई साहब जी, अशोक पटेल जी, आप तक आवाज आ रही है? चलिए, अशोक भैया तक मेरी आवाज नहीं जा रही है और मैं आगे। कट रही है थोड़ी सी आवाज आपकी रंजना जी। मेरी कट रही है? आ रही आवाज आ रही।
आगे मैं आदरणीय बने सिंह भागवत जी, भाई साहब आपको सादर आमंत्रित करती हूँ। आज के हमारे पवन सर की जो कविता सर ने सुनाई हमें, आपकी उस पर कुछ टिप्पणी। भगवान दास कुशवाहा जी, डॉक्टर किशोर दुबे सर महाराष्ट्र से, मैं आपको सादर निवेदन करती हूँ, आप आइए और आप तो कुछ मार्गदर्शन। दुबे सर, आवाज नहीं जा रही है। आदरणीय बहन कल्पना कोटले जी, धन्यवाद दीदी। गुरु सत्ता को बारंबार नमन, अमृत सदन को नमन। ये जो कविता अंकित मालू जी के साथ में पवन सर जी ने और दिनेश भैया जी ने जो साथ दे के जो एक एक शब्दों को पिरोया है, ये अद्भुत है। और ये कविता मतलब लोगों तक जाना चाहिए, बच्चों तक जाना चाहिए, युवाओं तक जाना चाहिए। और ये हमारे अंकित मालू जी तो एक प्रेरणा स्रोत है। और सर ने जो एक वैज्ञानिक है और इस शब्दों को पिरोया है, मालू जी के शब्दों को और अन्य शब्दों को और उनके अनुभव को, ये अद्भुत है, दिव्य है, आनंद देने वाले हैं। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। ओम जी। जी धन्यवाद आदरणीय बहन कल्पना जी। अभी हमारे सदन में एमएल गौर साहब जी, आपका स्वागत है। और रूप सिंह भैया, आदरणीय उमाशंकर प्रसाद जी, जी ओम। सब उपस्थित सभी महानुभावों को सत नमन बंदन। आज का आयोग कक्षा बहुत अच्छा रहा और पवन सर का जो उद्बोधन कविता जो है, जिस प्रकार से पवन ने अच्छाई और बुराई को दोनों को बिखेर देती है पूरे समाज में। इन्होंने मालवीय जी के कविता को 2 सेकंड के अंदर में सुन करके और उसके ऊपर कविता की जो रचना की है, जो हम लोग जो सुन रहे हैं और सभी के दिल में उमंग आ रहा है इस तरीके से कार्रवाई करने के लिए, तो वही बहुत बहुत अनुकरणीय है, सराहनीय है और इसको आगे प्रचार प्रसार करने की जरूरत है। हम लोग इसमें तत्पर हो रहे हैं, कार्रवाई चल रहा है, तो परमात्मा उनको शक्ति दे और बल दे ताकि इस तरीके से और कार्य होता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत ओम, बहुत बहुत सत नमन। जी बहुत बहुत धन्यवाद। पैसा बोलना चाह रही हूँ दीदी। हाँ हाँ, ये जो अभी कुछ दादू के कुछ सवाल थे, पवन सर जी है इसलिए मैं बोलना चाह रही हूँ कि कुछ लोगों के सवाल है, कुछ मेरे भी, कुछ सभी के, कि यहाँ बहुत सारी पेटियाँ, बहुत सारे प्रकार से सिखाया जाता है कृषि। तो ऐसी कौन सी विधि हो कि सर्वमान्य हो? तो योगहार विधि एक सर्वमान्य है, जिसको जैसे अपने अपने कृषि में आवश्यकता के अनुसार, समय के अनुसार और प्रकृति के अनुसार, मौसम के अनुसार ये टेक्निक मतलब एक विकसित किया जाए, ऐसे सभी का मतलब था मत कि कौन सी विधि अपनाए। सारे अपने अपनी विधि बताते जो सहज हो, सरल हो और सात्विक हो, दिव्य हो। योगहार विधि जी, बस यही सब पवन सर से मैं पूछना चाह रही थी जी। धन्यवाद दीदी। कल्पना जी का जो प्रश्न है, जो मैं समझ रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि कौन सी विधि ऐसी हो जो कि सर्वमान्य हो। अब मेरा तो ये मानना है कि प्रकृति की जो के साथ अगर हम चलते हैं तो प्रकृति में तो बहुत सारी भिन्नता है, विभिन्नता है। तो उसको साथ लेते हुए जहाँ पर जैसी भिन्नता है, जैसी जहाँ पर डाइवर्सिटी है, जैसे जहाँ पर जो स्थिति है, उसके अनुसार ही वहाँ के जितने भी तत्व हैं जो हमें मिल रहे हैं, उनके साथ मिलकर के ही हम अपनी खेती को और कृषि को इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें, क्योंकि परिस्थितियाँ चेंज होते रहती हैं। अच्छा, हमारे जो पूर्वज थे जब उन्होंने खेती की शुरुआत की है,
तो उन्होंने भी तो प्रकृति के साथ मिलकर के ही खेती का काम किया है। उन्होंने अपनी मर्जी से कोई बाहर से टेक्नोलॉजी तो नहीं लाए। उन्होंने प्रकृति के रंगों को समझा, प्रकृति की आवाज़ को सुना और प्रकृति के साथ मिलकर के जो वहाँ पर जो हो सकती हैं जो चीज़ें, उसको ही मिलकर के उन्होंने काम किया। तो मुझे लगता है कि कोई एक हमें सेंट्रलाइज़ेशन करने की ज़रूरत नहीं है कि हम एकीकृत कर दें सबको और फिर एक ही उससे हम लोग चलाएँ। तो ये योगाहार की भी जो विधि है वो ये है कि हम सबकी बात सुन रहे हैं, सबको बराबर सम्मान कर रहे हैं, सबको साथ लेकर के चलने का प्रयास कर रहे हैं और इसी तरह से ही तो हमारी खेती और हमारा जीवन भी ऐसे ही चल रहा है। प्रकृति के साथ रह कर के ही अगर उसका साथ छोड़ेंगे तो कुछ समय बाद उसका दुष्परिणाम हमें सामने मिल जाएँगे। शुरुआत में हो सकता है कि हमें बहुत अच्छा लगेगा कि हम ऐसा कर रहे हैं और हमने कुछ नया अचीवमेंट कर दिया है या हमने कुछ नई चीज़ ऐसी कर दी है। लेकिन अगर प्रकृति का साथ नहीं लिया और प्रकृति का साथ नहीं दिया, लेने और देने की बातचीत है, लेन-देन की बातचीत है, तो उसमें फिर कुछ समय बाद उसमें विकार उत्पन्न होंगे, उसमें परेशानियाँ उत्पन्न होंगी। फिर हम कहेंगे कि हम इसमें कुछ नया करेंगे, कुछ करेंगे, तो ऐसा ही मेरे तो विचार यही हैं, ये सब सुन कर के और ये जो और ये परिस्थितियाँ भी चेंज होती रहती हैं, प्रकृति के मौसम चेंज होते रहते हैं, प्रकृति में कभी बरसात होती है, कभी ठंड होती है, कभी गर्मी आती है, तो उसके अनुसार ही अपने आप को ढाल करके चलने की ज़रूरत है। जो इस चीज़ को, इन तरंगों को समझ लेगा और जो उस साइकिल को समझ लेगा, वो अपना कार्य सफलतापूर्वक कर सकता है। तो इसलिए हमें प्रकृति को बहुत नज़दीक से देखने, समझने की, छूने की, उसकी सुगंध लेने की और बाकी जो भी हमारे पाँचों जो हमारी नाड़ियाँ हैं, उन सबका ध्यान उससे हम जितना ज़्यादा कनेक्ट कर पाएँगे, उसी से ही हम इसको सफलतापूर्वक इसको आगे ले जा पाएँगे। ठीक है? जी, जी और इसमें साथ हम लेंगे वैज्ञानिक लोगों का अनुभव ताकि हम सही दिशा में जाएँ, गलत करके बिल्कुल। समय बर्बाद ना करें। जी, जी सर जी, धन्यवाद। रोशन लाल जी भी अपनी बात कहना चाह रहे हैं। उससे पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी कुछ दिन पहले जब अंकित मालू जी आए थे, उसके शायद 2-3 दिन पहले हमारे इसी मंच पर ताराचंद बेलगी भी आए थे और उन्होंने भी पंच महाभूत के ऊपर बातचीत की थी। और तो मैंने उनसे भी प्रेरणा लेकर के एक और कविता का निर्माण किया है, जो पंच महाभूत के ऊपर है और इसको मैंने सोचा है कि जब अगले सप्ताह नवरात्रि का जब त्योहार हमारा आता है, तो उससे जस्ट पहले मैं उस पंच महाभूत और नवरात्रि के ऊपर जो कविता लिखी है, वो लिख के तैयार हो गई है और उस समय मैं उसको करूँगा क्योंकि उसकी सार्थकता हमारे पंच महाभूत की और नवरात्रि का बड़ा एक जो रिश्ता है, उसका एक वो है, उसको हम उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। तो अगले सप्ताह को भी आप मुझे सुनने के लिए आप तैयार रहना, जो भी इसमें उचित डेट होगी 6, 7, 8 जो भी तारीख होगी, तो हम नवरात्रि के ऊपर भी बातचीत करेंगे, नव पंच महाभूत के ऊपर बातचीत करेंगे और मेरी जो समझ बनी है और जो समझ में आया है और जो 5 तत्व हैं उसके ऊपर भी हम बातचीत करेंगे। तो इसके साथ ही अब डॉक्टर रोशन लाल राउत जी, आप अपनी जी, जी सादर नमन। पुनः एक बार मैं एंट्री ले रहा हूँ क्योंकि बहन कल्पना खोटकर जी ने कहा कौन सी विधि अच्छी हो। एक्चुअली में मैं इसमें थोड़ा सा कहना चाहूंगा कि हम बहुत चूजी हो गए। मतलब हमने यार ये जो हमारा चूजी होने का जो वो है उसमें हमने कई सारी गलत चीजें चूज की है। क्या है, जब हम किसी चीज का चुनाव करते हैं तो इसमें बहुत बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है और सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हमारा ज्ञान उस चीज के बारे में कितना है। ये एक समस्या, जैसे हम बाजार में खरीदने जाते हैं, सब्जी खरीदने जाते हैं, तो हम जितनी सुंदर, जितनी अच्छी सब्जी दिख रही है वो खरीदते हैं, और वास्तव में जितनी अच्छी दिख रही है वो उसमें उतना ही ज्यादा कीटनाशक पड़ा हुआ है, उतना ही ज्यादा फंजीसाइड पड़ा हुआ है, क्योंकि उसके अच्छे दिखने के पीछे जो उसका सबसे बड़ा कारण है वो है उसके ऊपर पड़ने वाली दवाइयाँ। तो ये जो अच्छा दिखने का और जो हमारा मानव का जो स्वभाव है कि हम हमारे पास जो हमारा फायदा किसमें,
ये एक मतलब बड़ी ईश्वर ने एक अच्छी चीज भी दी है और इसके दुष्परिणाम भी जो हमारे स्वास्थ्य पे, हमारे इन्वायरमेंट पे जो पड़े हैं, तो उसका वो उसमें सबसे बड़ा एक कारण रहा है। जैसे अभी हम गाय की बहन ने बात की थी कि गाय हम गौ पालन करते हैं, तो एक एक प्रचलन में आ गया कि अगर गाय में अगर मेल हुआ तो अरे वो तो गाय ने वो कर दिया, और अगर फीमेल हुई तो बोले बहुत अच्छी बात है। ये एक जो वो है, और इस पे और आगे बढ़ के विज्ञान ने और थोड़ा सा इसमें आगे वो कर दिया, शॉर्टेज सीमेन निकाल निकाल दिया कि जितने भी आप वो करेंगे, एआई कराएंगे, सारे फीमेल आएंगे। तो ये कहीं ना कहीं जो प्रकृति के साथ हम चीजें, हमारा जो चूजी है कि हम जो मतलब चूजी मतलब स्वार्थ पूर्वक चुनाव, वो जो स्वार्थ पूर्वक चुनाव है, वो हमें कहीं ना कहीं गलत चीजों की ओर ले जा रहा है। और इस पर हमें हर चीज में अपने जीवन में विचार करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं ये हमारी प्रकृति को, हमारे हमारे जीवन के विचारों को ये तोड़ रहा है, और एक तरह का जो क्या कहना चाहिए, असंतुलन पैदा कर रहा है। तो इससे हमें बचने की आवश्यकता है, और जो भी चीज हम चयन करें उसका थोड़ा सा अध्ययन भी करें, क्योंकि धीरे धीरे हम अध्ययन की आदत हमारी समाप्त होते जा रही है। हम यूट्यूब और जो दूसरी चीजें हैं उनके ज्ञान में हम ज्यादा चले गए हैं, तो अध्ययन पर ज्यादा ध्यान दें। हमारे जो पुराने धर्म ग्रंथ हैं या जो वर्तमान में भी जो लिखे गए हैं, तो उन पे उनको पढ़ें और उनसे उनमें भी देखें कि कहीं अगर उनमें कुछ हमारी कमियां हैं, तो जैसा सर ने अभी बोला कि एक हाइपोथेसिस बनाकर हम उसको चलें, और उस हाइपोथेसिस के हिसाब से देखें क्या ये सही है या नहीं। तब शायद हम अच्छा और बुरे में अंतर पहचान पाएंगे, और हमारी खेती को सुजलाम सुफलाम हम बना पाएंगे, ऐसा मेरा विचार है। जी ओम। सर जी धन्यवाद सर जी। ये हाइपोथेसिस हिंदी में बताइए क्या होता है? हाइपोथेसिस को हम इसको क्या कहेंगे, इसको हिंदी में प्राकथन। हाँ, प्राकथन। प्राकथन इसका हिंदी। प्राकथन बिल्कुल सही शब्द कहा अनिल राय साहब ने। मतलब किसको उस विधि, मतलब क्या है हाइपोथेसिस, क्या है उस सरल शब्दों में कैसे वो प्रकटन जो बोला कठिन है? बिल्कुल सरल शब्दों में यह है कि हाइपोथेसिस मतलब हम कोई एक विचार रखें, उस विचार के साथ फिर हम उन चीजों को जोड़ते हैं कि ये हमारा विचार है कि ये चीज ऐसी होना चाहिए। फिर हम उसके उस विचार को लेते हुए हम उसके एक कुछ हम तय करते हैं कि ये विचार जो है इससे हमारे ये जो उसके ऑब्जेक्टिव होंगे वो और फिर उसके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हम उसके ऑब्जर्वेशंस लेते हैं। तो हमने मान लो हमने एक हाइपोथेसिस ली कि गौमूत्र जो है वो कृषि के लिए लाभदायक है। अब कृषि के लिए लाभदायक है तो फिर इससे हम इसके लिए हम ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे कि उसमें इससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो 2-3 ऑब्जेक्टिव्स लेके फिर हम उसकी एक विधि होगी, विधि से हम उस पर कार्य करेंगे कि ऐसे हम स्प्रे करेंगे, पानी के साथ करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशंस में वो करते हैं। और फिर उसके बाद हम उनके ऑब्जर्वेशंस लेते हैं कि हमने इस तरह से किया, इस तरह से किया, और वो ऑब्जर्वेशन के आधार पे फिर हम निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या जो हमने शुरू में लिया था हाइपोथेसिस कि ये हमारा जो गौमूत्र है ये फसल के लिए लाभदायक है, ये सही आया या नहीं। तो वो हमारे ऑब्जर्वेशंस बताते हैं। तो ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है कि इससे हम करते हैं, पर हम उतना वैज्ञानिक प्रक्रिया में नहीं जा सकते। तो जो हमारे पास जो अलग अलग तरह की फाइंडिंग्स हमारे लोगों ने दे रखी है, हमारे जो ऋषि मुनियों ने, कृषि वैज्ञानिकों ने, हर चीज पे अगर कोई चीज आपकी लिखित में है तो उसमें कहीं ना कहीं प्रमाण के साथ है और उसमें उन चीजों को बताया गया है। तो ये जो हाइपोथेसिस तय करना और उसके उसके ऑब्जेक्टिव्स और फिर उसके बाद उनको उसमें कार्य रूप में परिणित करना, ये एक प्रक्रिया है। जी जी धन्यवाद सर जी, धन्यवाद। जी धन्यवाद।
बहुत सुंदर योगाहार मंच पर परिचर्चा हो रही है और हमारे समय अब 8:30 हो रहे हैं और हमें लगता है किसी भाई बहन का कोई सवाल या कोई बात हो तो आप कर सकते हैं ताकि फिर हम समापन की तरफ चलते हैं। जी, बिल्कुल समापन करें, आभार करें। जी, जी, धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। और जैसे कि आज के योग सत्र बहुत सुंदर रहा। भगवती जी ने जो हमारी बहन सुमन जी को आमंत्रित किया और बहुत बढ़िया आज के योग सत्र हमने आनंद पूर्वक लिया। अब भगवती जी का और हमारे बहन सुमन जी का बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ। और इसी के साथ आज के जो हमारे मुख्य वक्ता के रूप में आदरणीय श्री पवन कुमार सर हरिद्वार उत्तराखंड से जो आज हमारे कवि के रूप में हमें मार्गदर्शन देने के लिए अपनी कविता से हमें जैविक प्राकृतिक खेती की तरफ हम कैसे बढ़े और हम कैसे सीख ले धरती माता के ऊपर जो जीवाणु काम करते हैं, जो अंदर भी काम कर रहे हैं, उन जीवाणुओं को और जो अपने गौ माता है, जो केचुए है और भी प्रकृति के साथ जो भी कनेक्टिविटी सब जीवाणु की है, उनके बारे में जो उन्होंने आज बहुत सुंदर कविता का हमारे सदन में सादरीकरण किया, जो कि जीवो जीवस्य जीवनम तीनों लोक के प्रतिनिधि और जीवों का रिश्ता नाता कैसे है और पुनरपि जीवनम पुनरपि मरणम। तो हम प्रकृति के साथ एडजस्ट कर रहे हैं और हमें कैसे करना है और उन जीवाणु को भी समझना है जो कि धरती पर है उनको भी। तो जो आज हमारे सदन में आदरणीय अंकित मालू जी पिछले हफ्ते में उन्होंने जो भी हमें पुनरपि जीवन और पुनरपि मरणम और जीवो जीवस्य जीवनम पर बहुत ही सुंदर विचार के साथ मार्गदर्शन दिया था। उनको ही समेट कर पवन कुमार सर ने जो कि उनकी गहराईता है, जो भी कोई समझ जो कुछ हमारे योगाहार मंच पर आते हैं उनको समझते हैं और फिर उनकी जो रिप्लाई एक्शन में आ जाते हैं। अब देखिए वो बहुत सुंदर कविता कर रहे हैं और हमारे सदन के जो विचार है, जो हमारे मुख्य वक्ता के जो विचार है वो हम कविता के संदर्भ में हमारे साथ बांट रहे हैं और बहुत आनंद आ रहा है। और जैसे कि मुन्नेलाल भाई साहब ने बहुत सुंदर आज अपनी बात रखी जो कि आदरणीय पवन कुमार सर के संदर्भ में कि जो आज पवन सर कविता बना रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसे ही परिवर्तन हमारे इस योगाहार मंच पर हो रहा है और आगे और भी कुछ नया हमें जानने को सीखने को मिलेगा, ऐसी हम आशा अपेक्षा करते हैं और आगे हम समापन की तरफ चलते हैं। सब आपकी माया है, सब आपकी माया है, सब आपकी पुरुषार्थ, आपकी मेहनत, आपकी माया है। और देखिए हम देसी गाय के गोबर का जो है अपने उस सब्जी में डाल रहे हैं। ये बोरे में गोबर भर रखा है और इसको जो है इसमें गोबर जो है ताजा गोबर है। देखिए गोबर यहाँ से ये निकल रहा है धीरे 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 और ये जा रहा है। इसका बहुत प्रभाव दिख रहा है और ये हम आगे दिखाएंगे। जी रंजना जी, आपकी माया का प्रभाव है। आप लगातार संवाद करती हैं, आदरणीय पवन जी से संवाद किया, भगवती बहन जी से, देवाचार्य जी से, और जो पोशाक करती हैं उसको नमन करते हैं और आपका आभार करते हैं। और ताकि आपको आभार अन्य लोगों का करना है तो मैं आपका आभार पहले कर देता हूँ और विराम देता हूँ। जी 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 धन्यवाद। और आप सभी हमारे योगाहार मंच पर जुड़े रहिए क्योंकि इनका भाई साहब का जो गेहूं है अब निकल रहा है, सबको एक एक क्विंटल गेहूं मिलेगा। तो कल से वो गेहूं में लगे हुए हैं तो कोई जाएगा नहीं, एक एक किलो एक एक क्विंटल गेहूं लेकर ही जाएगा, तो एक एक बोरी तो अवश्य मिल जाएगी। और फिर चलिए समापन कर देते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हमारे सभी महानुभाव योगाहार कार्यक्रम से जुड़े आदरणीय सबको लेने आना पड़ेगा, सबको मिल जाएगा।
इस साल 13 रहेगी। बस लेने आना पड़ेगा, आए और बिल्कुल निःशुल्क जो भी रहेगा सबको देंगे। जी पवन कुमार सर, आपको जाना है गेहूं लेने? किराया ज्यादा लग जाएगा। आ जाएंगे एक बार, आ जाएंगे। अगर 1 क्विंटल गेहूं मिलेगा तो कहाँ जाना है? और वो भी जैविक। चलिए, सभी तैयार है? हाँ जी, ओके, चलिए। तो योगाहार कार्यक्रम से जुड़े आदरणीय श्री मुन्नीलाल भाई साहब, और योगाहार कार्यक्रम से आज मैं भी जुड़ी हूँ, क्योंकि ये हमारी लिंक है। पहले पतंजलि समृद्धि से जुड़ी थी, अब योगाहार कार्यक्रम से जुड़ी है। और आदरणीय अनिल राय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब, और आदरणीय अनिल राय जी, आदरणीय अंकित मालू भैया, और आदरणीय अस्केवा तिवारी जी, आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी, आदरणीय बनी सिंह भागवत जी, आदरणीय दिनेश सिंगल जी, आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, आदरणीय डॉक्टर रोशन लाल जी, आदरणीय कल्पना कोटले जी, आदरणीय कुमार बपन सिंह जी, आदरणीय बहन कुसुम भारद्वाज जी, आदरणीय मिथिलेश बहन जी, आदरणीय ओंकार नाथ जी, आदरणीय आज के हमारे मुख्य वक्ता कवि, और फिर कौन से रूप में हमें पवन सर मार्गदर्शन करने वाले हैं आगे। तो जैसे कि आदरणीय पवन कुमार सर और आदरणीय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और PFSP PQR से जुड़े, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रूप सिंह भैया, आदरणीय उमा शंकर प्रसाद जी, और आदरणीय वैशाली बहन, और भी हमारे साथ आदरणीय विवेक विनयपुर जी सर जुड़े थे, और हमारे साथ बहुत सारे योग शिक्षक जुड़े थे। उन सभी का भी बहुत बहुत मनपूर्वक धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हुए आज के सत्र को यहीं पर विराम देते हैं। कल सुबह नई ऊर्जा के साथ मिलते